हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था, लाइव क्लास लिया था मैंने, और उसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया और साथ में लिपिड को भी डिस्कस किया था। ठीक है, बट वो लेक्चर उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, तो इसी वजह से ये लेक्चर हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं ये लेक्चर अभी अपलोड करूंगा आपके लिए। तो बायोमोलिक्यूल पूरा वन शॉट में हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बायोमोलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अगर करते हैं तो बायोमोलिक्यूल या बायोकेमिस्ट्री को हम रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली पिछला जो सिलेबस था बायो का, उसमें बायोमोलिक्यूल ये जो चैप्टर था ये बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल के नाम से था। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर की आप कोई बुक रेफर कर रहे हो, जो आपके पास बुक होगी क्वेश्चन पेपर की ऐसी कुछ, तो उसमें बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल ये चैप्टर आप देखोगे तो वो सेम आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि बहुत सारे पैराग्राफ, वर्डिंग्स और बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो ऐसा नहीं, मतलब लाइन टू लाइन अब वो लेसन वैसा नहीं है, लेसन काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो अगर आप नया बुक रेफर कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? बेसिकली जितने भी मॉलिक्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। ऑब्वियसली इसमें एंजाइम और बाकी सारी चीजें, जितने भी लिविंग मॉलिक्यूल है, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आपके बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, उसको आप बायोमोलिक्यूल बोलते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अलावा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे के सारे जो मिनरल आयंस है या ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, ये भी हम बायोमोलिक्यूल में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ये सारे एलिमेंट हमारे बॉडी में कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल आर बेसिकली ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी और लिविंग बॉडी। ठीक है, लिविंग बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। ऐसे ही एक डेफिनेशन हमारे पास निकल के आती है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री को आप बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बोल सकते हो, यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री बोल सकते हो, जिसपे आप बेसिकली आप क्या बोलते हो यहाँ पे? चेंजेस टेकिंग प्लेस इन प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल सेल। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपको मॉलिक्यूलर बेसिस देते हैं कि किस तरीके से प्लांट में, एनिमल में और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हो रहे हैं, तो वो आपको पता चलता है बायोकेमिस्ट्री से। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली आप इसमें केमिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की केमिस्ट्री आप स्टडी करते हो, मतलब आप उसके बॉडी में कौन से एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट से कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, फिर वो मॉलिक्यूल किस चीज में कन्वर्ट होता है, वगैरह वगैरह, ये डिस्कस करते हो। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ एलिमेंट्स है, ये मिलके हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आगे जाके एनर्जी फॉर्म करता है या फैट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते हो बायोकेमिस्ट्री को कि बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या है कि ये पूरा एक लेसन हमको वन शॉट में कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा मैं स्पीड अपनी मॉडरेट से थोड़ी ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आपका भी रिवीजन टाइम है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड अदर्स, ये सारे केमिकल को मिला के आप क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं, ये पूरे केमिकल्स जब मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यूनिट फॉर्म होते हैं, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल आप बोलते हो। ठीक है, ये मोनोमर से मिलते हैं। मोनोमर्स यानी सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं, और बहुत सारी यूनिट है तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनता है, जैसे कि पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, अब आप बात करते हैं, यहाँ पे देखो बायोमोलिक्यूल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल को भी दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है। ठीक है, डाल्टन एक यूनिट होता है माइक्रोस्कोपिक वेट मेजर करने का। तो ये हम देखते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो मैक्रोमोलिक्यूल, 1000 डाल्टन से कम है तो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, आपको ये लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन से मैक्रोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक है और कौन से माइक्रोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये लिस्ट डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लेंगे। ठीक है, एमएसटीसीटी के। तो पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल है, और ये नीचे जो दिए इनके मोनोमर है, माइक्रोमोलिक्यूल है। ये मोनोमर बोले तो माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल में लिपिड दिया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे अल्कलॉइड, फिनोलिक्स, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन्स। ठीक है, तो ये सारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, इनका एक लिविंग बॉडी में कोई काम नहीं होता। हाँ, हालांकि इसको हम यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, जैसे प्लांट बनाते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, अल्कलॉइड, फिनोइड्स, ठीक है, फिनोलिक्स, टर्पिनॉइड्स, इसेंशियल ऑयल, ये सब कुछ प्लांट बनाते हैं, लेकिन प्लांट के ये किसी काम नहीं आता, तो ये हम यूज करते हैं, इसको हम मार्केट में बेच के हम अपने पैसे बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली अल्कलॉइड के नाम पे आप मॉर्फिन, कोकेन वगैरह ये जो मिलता है ना मार्केट में, ये सब कुछ आपके अल्कलॉइड होते हैं, सेकेंडरी, रबर, रेजिन वगैरह।
ठीक है। तो ये प्लांट के कोई काम के नहीं होते बट हमारे काम के होते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोमोलिक्यूल में दिया गया है इनको, लिपिड को भी माइक्रोमोलिक्यूल में दिया गया है, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल में पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। बाकी आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट आते हैं। प्राइम एलिमेंट मतलब जो सबसे जरूरी है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं आता इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। मैक्रो एलिमेंट में आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट में बोरॉन, जिंक, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, सोडियम, मोलिब्डेनम, ठीक है, निकेल, इसके अलावा आपका सिलिकॉन और कोबाल्ट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आते हैं आपके ट्रेस एलिमेंट में। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है, कौन सा ट्रेस एलिमेंट में आता है, कौन सा ट्रेस एलिमेंट में नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस चार्ट से बनते हैं। तो इस चार्ट को बड़े इंपॉर्टेंटली आप प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे यहाँ डिस्कशन करते हैं। अब हमको डिस्कशन करना है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का आपको बेसिकली समझना है कि इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, इनको सैकेराइड भी बोला जाता है क्योंकि ये स्वीट टेस्ट के होते हैं, ठीक है। इसका टेस्ट स्वीट होता है इसलिए इसको सैकेराइड बोला जाता है। इसका अगर फॉर्मूला आप देखते हैं CnH2nOn ऐसा होता है, देखो CnH2nOn, या तो ये फॉर्मूला आप लिखो या आप डायरेक्ट ऐसा लिखो CH2ON, है ना। इसमें 3 एलिमेंट बड़े प्राइमरीली होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का होता है, जैसे वाटर में होता है, ठीक है। वाटर में जैसे ये 2:1 का रेशियो है ना, वैसा यहाँ पे वाटर के जैसा रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला CnH2nOn होता है, या फिर आपको ऐसा लिखो CH2O, ठीक है, होल ब्रैकेट में n दे दो, फिर आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। इसके और भी तरीके हैं जो मैंने आगे निकाल के रखे, ठीक है, लास्ट के क्लास में भी मैंने बताए थे। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट, आपके कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं कि कितने शुगर यूनिट है। मोनोसैकेराइड में 1 शुगर यूनिट होता है, डाइसैकेराइड में 2 शुगर यूनिट होते हैं और पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे शुगर यूनिट होते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये हमने कुछ, हाँ ये, ठीक है। तो मैंने बोला था ये फॉर्मूला देखो ऐसे लिखते हैं हम CnH2nOn, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 के फॉर्म में होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसे बुक में लिखा है CH2O होल ब्रैकेट n, या आप ऐसे लिख सकते हो C के बाद n दे दो, फिर होल ब्रैकेट में H2O लिख के n दे दो, ठीक है, ये वाला जैसे मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, ठीक है। तो ऐसे 3 तरीके से आप फॉर्मूले को लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है कि उसमें कितने शुगर यूनिट है ना। अगर उसमें 1 शुगर यूनिट है तो ये मोनोसैकेराइड होता है, 2 शुगर यूनिट है तो डाइसैकेराइड होता है, और 2 से ज्यादा शुगर यूनिट है तो ये आपका पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। अब इसमें अगर 2 शुगर यूनिट है तो आप 2-3 एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आपका माल्टोस, दूसरा एग्जाम्पल है आपका लैक्टोस, और तीसरा एग्जाम्पल है आपका माल्टोज लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज लैक्टोज, और एक एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज, इधर नीचे लिखता हूं सुक्रोज। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल आप याद रखना है, ठीक है। माल्टोज आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है। लैक्टोज आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज नहीं है गैलेक्टोज है, ठीक है। आपका सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज आपका बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ये आपको याद रखना है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और सभी में जो बॉन्ड होता है, डाइसैकेराइड में जो बॉन्ड होता है, अरे यार मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, ठीक है, ये सारे डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में तो सिंगल शुगर यूनिट आएगा ना, मोनोसैकेराइड में सिंगल शुगर यूनिट आएगा। सिंगल शुगर यूनिट के एग्जांपल लिख लेते हैं, सिंगल शुगर यूनिट के एग्जांपल होते हैं ग्लूकोज, ठीक है, फिर फ्रुक्टोज, ठीक है, फिर आपका गैलेक्टोज, ये सब के सब आपके सिंगल शुगर यूनिट के एग्जांपल है। इसके अलावा आप राइबोज लिख सकते हो, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जो कि आपका डीएनए आरएनए में यूज होता है। ऑल दीज आर सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है। अगर इनको जोड़ोगे तो आपके 2 शुगर यूनिट बनेंगे यानी डाइसैकेराइड। तो ये जो एग्जांपल हमने लिखे अभी ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल है, ठीक है। माल्टोज आपका ग्लूकोज से बनता है, लैक्टोज आपका ग्लूकोज गैलेक्टोज से बनता है, और सुक्रोज जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बनता है। और ये जो डाइसैकेराइड बनने के लिए जो बॉन्ड फॉर्म होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में वाटर रिमूव होता है, वाटर को निकाला जाता है बाहर, और वहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो कौन सा बॉन्ड बनता है आपको याद रखना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड, ठीक है। तो आप डाइसैकेराइड जब बनाते हो तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे शुगर यूनिट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और ये भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही जुड़े हैं। तो ये बहुत सारे शुगर यूनिट ये भी किससे जुड़े हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही जुड़े हैं, ठीक है। ऑल दिस शुगर यूनिट आर अगेन ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है। अब
पॉलीसैकेराइड में भी दो टाइप के पॉलीसैकेराइड होते हैं, एक आपके होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं और एक आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। होमो के एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं, वैसे तो ये टेबल जो है इसी में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप शुगर को ये देखो, मोनो, डाई और पॉली, ये तो एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। दूसरा एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि कितने कार्बन एटम है, कार्बन का नंबर यहाँ पे CnH2nOn हमने लिखा, ठीक है। उसमें हम n की वैल्यू क्या लिखते हैं, ध्यान देना, CnH2nOn में हम n की वैल्यू क्या लिखते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7, इससे ऊपर हम n की वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। सॉरी अगेन एक गलती हो गई मेरे से, ठीक है। अब क्या है कि थोड़ी गलतियां कर रहा हूं मैं आजकल, ठीक है, सॉरी। इसको मिटा देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, n की वैल्यू यहाँ पे 3, 4, 5, 6 या 7 होती है, ठीक है। ये कभी कभी मेरा माइंड काम नहीं करता तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो n का मतलब है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। n जो है, n की वैल्यू मतलब कार्बन की मिनिमम वैल्यू आपको 3 रहेगी, मिनिमम कार्बन की वैल्यू या तो 3 रहेगी या तो मैक्सिमम कार्बन की वैल्यू या तो 7 रहेगी, ठीक है। तो आप देखो 3 कार्बन का यहाँ पे ट्रायोस दिया हुआ है, ठीक है, और 7 कार्बन का यहाँ पे हेप्टोजेस दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 कार्बन के शुगर को ट्रायोजेस बोलते हैं। एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये सारे एग्जांपल आपको याद करने हैं, इसमें से कोई भी एग्जांपल MST CT में पूछेगा, ठीक है। तो ट्रायोस का एग्जांपल ग्लिसरॉल्डिहाइड है, टेट्रोस का एग्जांपल इरिथ्रोज है, ठीक है, पेंटोस का एग्जांपल राइबोस डिऑक्सीराइबोस है, हेक्सोजेस का एग्जांपल ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का शुगर है ना। तो कितने कार्बन है वहां पे उस बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रायोस में कितने कार्बन मिलेंगे, C=3, यहाँ पे कितने कार्बन, C=4, यहाँ पे कितने कार्बन, C=5, यहाँ पे कितने, C=6 और यहाँ पे C=7, ठीक है। तो कार्बन 7 तक यहाँ पे है आपका। हेक्सोस के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। हेप्टोजेस का एक ही एग्जांपल है सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। सीडोहेप्टुलोज ये आपका फोटोसिंथेसिस के केल्विन रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं डाइसैकेराइड की। तो आपको याद रखना है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। लैक्टोज आपका ग्लूकोज गैलेक्टोज से बनता है और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बनता है। सुक्रोज आपका एक तरीके से नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये आपको याद रखना है। सुक्रोज के बारे में एक बड़ा फैक्ट आपको याद रखना है। सुक्रोज के लिए एक फैक्ट याद रखना है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नॉन रिड्यूसिंग मतलब आगे जाके किसी चीज को रिड्यूस नहीं करता, मतलब आगे जाके अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट नहीं करता किसी को, है ना, रिड्यूस करने में हेल्प नहीं करता। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने होमोपॉलीसैकेराइड में देखा है कि सेम टाइप के पॉलीमर अगर होंगे, मतलब सेम शुगर यूनिट सारे के सारे होंगे, तो आपका होमोपॉलीसैकेराइड होगा। एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च में भी ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज होता है और ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज होता है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि ये तीनों जो है ग्लूकोज की लॉन्ग चेन से बने, तीनों जो है ग्लूकोज की लॉन्ग चेन से बने हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। फर्क क्या है कि स्टार्च में जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है। अब अल्फा बीटा क्या होता है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये वन शॉट लेक्चर है, उसमें हम इतना डिटेल नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसमें आपका अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है। स्टार्च में आपका अल्फा ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में भी अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो स्टार्च में दो चीजें होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। सेल्यूलोज सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। स्टार्च प्लांट में फूड स्टोर होता है, सभी को पता है, ठीक है। सेल्यूलोज सेल वॉल बनाता है और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल में फूड स्टोरेज होता है। तो आपके मेरी बॉडी में अगर कोई फूड का स्टोरेज है तो वो क्या है, ग्लाइकोजन। आपके मेरी बॉडी में फूड का जो स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ठीक है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब अलग अलग शुगर यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड अलग अलग शुगर यूनिट से बने हुए पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो इसमें हाइल्यूरोनिक एसिड, ये हड्डियों के जॉइंट्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ह्यूमन एग होता है, ओवम, उसकी वॉल में भी होता है, ठीक है। हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट है जो हमारे ब्लड में होता है, हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, है ना। ब्लड ग्रुप के सब्सटेंस बहुत सारे होते हैं जो हम बोलते हैं ना A-B-O ब्लड ग्रुप, तो उसके सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये भी आप कार्टिलेज में देखने को मिलता है, एक सॉल्ट होता है, कार्टिलेज में होता है। कार्टिलेज जो कि हमारे ये कार्टिलेज होते हैं सॉफ्ट वगैरह, ठीक है। तो ये कार्टिलेजेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा होमोपॉलीसैकेराइड सेम टाइप का शुगर यूनिट से बनता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड अलग अलग शुगर यूनिट से बनता है। होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल आपको दिया है हाइल्यूरोनिक एसिड, हिपैरिन, ब्लड ग्रुप सब्सटेंस या कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। होमोपॉलीसैकेराइड में दो और एग्जांपल मैंने आपको कल लिखवाए थे, जो कि थे इन्यूलिन, जो फ्रुक्टोज से बनता है, बहुत सारे फ्रुक्टोज एक साथ मिलेंगे तो इन्यूलिन बनेगा, ठीक है, इन्यूलिन। और काइटिन, बहुत सारे एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, NAG सब्सटेंस बहुत सारे मिलेंगे तो काइटिन बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। तो आपके पॉलीसैकेराइड है ये स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, ये आपका अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच होता है और अमाइलोज जो है ऐसा
अमाइलोज आपका ग्लूकोज 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 ऐसा लॉन्ग चेन होता है। तो सिर्फ अगर लॉन्ग चेन की बात करोगे तो अमाइलोज हो गया, और अगर ये ऐसी ब्रांच शो कर रहा है तो अमाइलोपेक्टिन हो गया। ठीक है, तो आपका स्टार्च जो है वो दोनों चीजों से मिलकर बनता है, अमाइलोज से भी, अमाइलोज भी होता है इसमें और अमाइलोपेक्टिन भी होता है, अमाइलोपेक्टिन भी होता है। ठीक है, फिर आप बात करते हो सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज में सिर्फ बीटा शुगर ये यूनिट होता है, बीटा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, और फिर आप बात करते हो काइटिन की, तो काइटिन फंजाई की सेल वॉल होती है, इवन इंसेक्ट के विंग या बॉडी वॉल की कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामिन का पॉलीमर होता है, मतलब बहुत सारे एनएजी नैग 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 ऐसे यूनिट मिलते हैं। एनएजी नैग एक शुगर यूनिट, फिर एनएजी नैग दूसरा शुगर यूनिट, फिर एनएजी नैग तीसरा शुगर यूनिट, ऐसे बहुत सारे शुगर यूनिट मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, काइटिन बनेगा, है ना। तो काइटिन जो है एक तरीके से एन एसिटिल ग्लूकोजामिन का पॉलीमर होता है, बहुत सारे एनएजी यूनिट मिलके काइटिन बनाते हैं। इन्यूलिन बहुत सारे फ्रुक्टोज यूनिट का पॉलीमर होता है, बहुत सारे फ्रुक्टोज के यूनिट मिलके पॉलीमर क्या बनाते हैं, आपका इन्यूलिन बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपके यहाँ पे कुछ आइडिया दिया हुआ है ग्लूकोज के बारे में और चीजों के बारे में। हाँ, अब हम तीसरा देखो, हमने अभी तक दो क्लासिफिकेशन पढ़े कार्बोहाइड्रेट के, एक क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड के बेसिस पे पढ़ा कि कितने शुगर यूनिट है। दूसरा आपने पढ़ा कि कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो ट्रायोजेस, 4 है तो टेट्रोजेस, 5 है तो पेंटोजेस, 6 है तो हेक्सोजेस और 7 है तो हेप्टोजेस। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ठीक है, 4 वाले का इरिथ्रोज एग्जाम्पल आता है, 5 वाले का राइबोजो आता है, तो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद एक क्लासिफिकेशन हमने ये पढ़ा, एक दोनों हो गए। अब तीसरा क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो अल्डोजेस बोलते हैं, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोजेस बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप है तो अल्डोजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जाइलोज, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है, राइबोस, ठीक है। और कीटोजेस कब बोलते हैं, जब कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है तो कीटोजेस बोलते हैं, ठीक है, राइबुलोज, फ्रुक्टोज वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ शुगर्स के बारे में। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ये कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करता है, एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी ग्लूकोज देता है। हमारे ब्लड में 90 mg पर 100 ml ग्लूकोज होना चाहिए, मतलब आपका मैं अगर 100 ml खून निकालूं तो उसमें मुझे कम से कम 90 mg का ग्लूकोज मिलना चाहिए, 90 मिलीग्राम ग्लूकोज मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि मैंने चेक किया था, मेरा तो 120 निकला, मेरा तो 140 निकला, तो ये कोई खराब बात नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे 180 तक आपका नॉर्मल चीज है, ये चलता है, ये ब्लड में होना चाहिए इतना, ठीक है। 90 mg पर ml तो होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन 180 mg पर ml तक आपका पर 100 ml तक 180 mg पर 100 ml तक आपकी बॉडी जो है एक तरीके से ब्लड में रख सकती है ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अगर गया तो फिर ये इसके ऊपर वाला जो ग्लूकोज है, ग्रेटर देन दिस, ये ग्लूकोज यूरिया में रिलीज होता है, तो उसको डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। तो जो यूरिया, जो लोग डायबिटीज से सफर करते हैं उनका ग्लूकोज लेवल आप देखिएगा 200, 300, 350 ऐसा जाता है, ठीक है, 350 mg पर 100 ml पर डाइल्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो पर DL 350 mg पर DL ऐसा होता है, तो ये चीज थोड़ी सही नहीं होती है ना। तो ऐसे में आपको अपना ग्लूकोज लेवल 180 mg से नीचे रखना है, 180 mg से नीचे आपके लिए सेफ है, आपके यूरिन में रिलीज नहीं होगा ग्लूकोज, मतलब आपको डायबिटिक कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन 180 mg से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ब्लड में कितना होना चाहिए, जो आपके बुक में रेफर किया है, क्योंकि जो बुक में दिया है वही क्वेश्चन आएगा, तो आपके बुक में 90 mg पर 100 ml दिया है, इसको याद रखना, इतना आपने के ब्लड में नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या बोलते हो, ये एनर्जी देता है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। दूसरा है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हम देखते हैं ये भी अल्फा बीटा, जैसे ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है अल्फा बीटा फॉर्म में, वैसे ये भी एग्जिस्ट करता है, और ये लैक्टोज में बीटा फॉर्म में होता है। गैलेक्टोज जो है लैक्टोज में बीटा फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये एक तरीके से मिल्क शुगर लैक्टोज बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, ये आपकी ब्रेन शुगर भी बनाता है, ठीक है, गैलेक्टोज को आप ब्रेन शुगर भी बोलते हो, ब्रेन शुगर, आपकी ब्रेन में जो शुगर होती है वो ग्लूकोज नहीं होती, वो गैलेक्टोज होती है, ब्रेन शुगर बोलते हैं गैलेक्टोज को, ठीक है। इसके अलावा फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर बोलते हैं, इसको याद रखना, फ्रूट शुगर। तो आपको बोलेंगे ब्लड शुगर कौन है, तो ग्लूकोज, ब्रेन शुगर कौन है, गैलेक्टोज, फ्रूट शुगर कौन है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज आपका नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है तो आप बोलोगे रिड्यूसिंग है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग सिर्फ सुक्रोज है, सुक्रोज डाइसैकेराइड, ठीक है। और ये कीटो हेक्सोज यानी इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। डाइसैकेराइड भी हमने देख लिया, डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल हमने देख लिए, सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह वगैरह, ठीक है। और बॉन्ड जो बनता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, यहाँ पे डेफिनेटली दिया होगा। जो डाइसैकेराइड होता है उनमें हमको जो बॉन्ड दिखता है वो कौन सा बॉन्ड दिखता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिखता है, ठीक है।
हाँ, लैक्टोज यहाँ पे बोला है, लैक्टोज के बारे में बोला है, लैक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज ऑल्सो एग्जिस्ट इन बीटा फॉर्म, लैक्टोज आपका बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करो इसको अच्छे से। बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा डाइसैकेराइड सॉल्युबल इन वाटर वगैरह वगैरह कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए कि डाइसैकेराइड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। दे आर टू बिग टू पास थ्रू द सेल वॉल से डायरेक्ट पास नहीं होते, इसलिए इसको ब्रेक किया जाता है मोनोसैकेराइड में, ठीक है। तो अगर इसको सेल वॉल से बाहर या अंदर भेजना है तो मोनोसैकेराइड में ब्रेक करना पड़ेगा और इसके लिए आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लिंकेज होती है इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं दोनों के बीच में। यहाँ पे HOH रिमूव किया जाता है। देखो पहले ये अलग अलग यूनिट थे, तो यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था। मान लो ये बॉन्ड नहीं था, ठीक है, बॉन्ड को मिटा देते हैं हम लोग, ये बॉन्ड था ही नहीं, ठीक है, बॉन्ड नहीं था, ये HOH था, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से H निकला और इसमें से OH निकला, तो यहाँ से पानी अलग हो गया, देखो पानी अलग हो गया और बीच में क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। तो जब बीच में ऑक्सीजन बचा तो ये आ गया अपने पास जो पहले वाला कंडीशन है, ठीक है, ये आ गया आपका बीच का ऑक्सीजन है ना, तो ये वाला आपका बॉन्ड बन गया जिसको आपने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बहुत सारे शुगर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनता है और ये बहुत सारे शुगर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब वाटर ऐड करके इसको ब्रेक करोगे, तो आपको मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड मिलेगी, ठीक है। अब आप बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन आपके पास, या पहले स्टार्च की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है प्लांट में, है ना। इसमें अमाइलोज होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है। देखो ये लॉन्ग चेन को अमाइलोज बोलते हैं और ऐसी ब्रांच चेन को अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये ब्रांच चेन है, इसको अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। इसमें अब लिंकेज वाला भी कंसेप्ट है, बट वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके बुक में भी दिया नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल कॉइल हेलिकल स्ट्रक्चर। हाँ, इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर देखो, अमाइलोज इज अनब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज का ये पॉलीमर है, बहुत सारे पॉलीमर है, ये बहुत सारे ग्लूकोज मिलके ये अमाइलोज बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, ऐसा हेलिकल डीएनए जैसा, ठीक है, डीएनए जैसा ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अलावा अमाइलोपेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है, इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आप बात करोगे ग्लाइकोजन। तो ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस पे क्वेश्चन आने वाले, मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, अंडरलाइन करना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन एक तरीके का, हम ये ग्लाइकोजन की बात करते हैं। ग्लाइकोजन में सिर्फ अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोज होता ही नहीं। मतलब आपका ये जो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ ये होता है ग्लाइकोजन में, सिर्फ इतना ही, ऐसा ब्रांच 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 ऐसा ब्रांच होता है सिर्फ। तो ग्लाइकोजन में आपको पूरा पूरा अमाइलोपेक्टिन ब्रांच दिखेगा, ठीक है। और ये आपके बॉडी में, एनिमल के बॉडी में फूड स्टोर करके रखता है और ये खासकर लीवर में फूड स्टोर करता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस ये कुछ हार्मोन के कंट्रोल में होता है। जैसे हम, आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होता है तो आपकी बॉडी ब्लड का शुगर पूरा लीवर में भेजती है और लीवर ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजन बनाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल बॉडी में, पर्टिकुलरली लीवर में, ठीक है, मसल में, ठीक है। और इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है और फिर से ग्लूकोज बनाया जाता है जब भी आपको जरूरत होती है। अगर आपको जरूरत है तो आपके बॉडी में जो भी स्टोर ग्लाइकोजन है वो आपकी बॉडी यूज करेगी एज एन एनर्जी, ठीक है। फिर आप बात करते हो सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज ये अगेन प्लांट का सेल वॉल है, ये बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना है, ठीक है। ये सेल्यूलोज सर्व्स टू फॉर्म सेल वॉल, है ना, सेल वॉल इन प्लांट सेल। और ये काफी टफर होता है और ये रफेज बनाता है। रफेज इन द सेंस, आप जब सेल्यूलोज खाते हो तो आपकी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, तो उसको बॉडी से वैसे ही बाहर निकाला जाता है। अब आगे इसके कुछ आपको ये दिए गए हैं क्या फायदे हैं, ठीक है, फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करके एटीपी बनाता है। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से मिल्क जो है, मिल्क हमको, जब हम मिल्क खाते हैं बचपन में, खासकर बचपन में एक न्यू बॉर्न बेबी देखो जो मिल्क पे सर्वाइव करता है, तो उसका सोल एंड होल एनर्जी सोर्स सिर्फ मिल्क होता है। तो मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है ना, तो मिल्क भी लैक्टोज शुगर मिल्क में जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अडल्ट में भी कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलती है। आप जो भी घर में दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं और उससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। लैक्टोज में भी आप क्या करते हो, बचपन में जो मिल्क आप कंज्यूम करते हो उससे लैक्टोज से आपको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरीके से पॉलीसैकेराइड है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी एक तरीके से सेल वॉल फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन लिखा है यहाँ पे गलत लिखा है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, वैसे ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीन के साथ होता है ये कार्बोहाइड्रेट। याद करो, हमने ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं ऊपर जो ये एंटीजन होते हैं, ये वाले, ये एंटीजन क्या है, ए एंटीजन बी एंटीजन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब इस पे कार्बोहाइड्रेट भी ग्लाइकोप्रोटीन है ना। तो सेल मेम्ब्रेन पे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं और सेल वॉल पे भी होते हैं। खासकर सेल वॉल जो है वो कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज बनाता है, ठीक है। इसके अलावा रिजर्व स्टोर्ड फूड,
ठीक है। रिजर्व स्टोर फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो ये आपके फंक्शन हो गए, ठीक है। फंक्शन तो आप इजीली कर लोगे मेरे ख्याल से। जो याद करने वाली बातें थी यहाँ पे, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, नॉन रिड्यूसिंग आपको बस एक ही याद रखनी है, जो कि आपको याद रखनी है सुक्रोज, बाकी सारी रिड्यूसिंग है, ठीक है, जितनी भी है। पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, याद रखना, सारे पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होती है, ठीक है। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर होती है, ग्लूकोज ब्लड शुगर होती है, और आपका गैलेक्टोज ये मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, ठीक है। तो ये आपके पूरे के पूरे हो गए। बॉन्ड इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज से बनता है, लैक्टोज बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से बनता है, ठीक है। और फ्रुक्टोज आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इससे बनता है, सुक्रोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिला के सुक्रोज बनाते हैं, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास आता है लिपिड वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो लिपिड बेसिकली यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है, ये हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो, ये हमेशा ग्रेटर देन 2:1 होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जैसा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में 2:1 होता है, मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऐसा। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, पानी जैसा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन मान लो 15 है, तो कार्बन सिर्फ मान लो 6 है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये काफी, 6 भी नहीं बोलेंगे हम, उससे भी कम है, मान लो 3 है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशो कार्बन से काफी ज्यादा है, ठीक है। इट हैज मोर रेशो, 2:1 से काफी ज्यादा हाई रेशो होता है इसका, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है रेशो इज ग्रेटर देन 2:1, ठीक है। तो ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो लिपिड कार्बोहाइड्रेट से अलग कैसे है कि इसका जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो है वो 2:1 से ज्यादा है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? अब लिपिड जो है, लिपिड एक तरीके से फैटी एसिड होते हैं ना, फैटी एसिड और फैट बोलते हैं इनको, ग्लिसरॉल फैटी एसिड वगैरह, ठीक है। तो फैटी एसिड क्या है, दो तरीके के फैटी एसिड है। फैटी एसिड में दो चीजें होते हैं, एक तो आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। आर ग्रुप यानी वेरिएबल होता है ये, और कार्बोक्सिल यानी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो आर ग्रुप में आप कितने भी कार्बन लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसका नंबर मैक्सिमम 19 होना चाहिए, मतलब टोटल कार्बन 20 होने चाहिए फैट में। ये एक कंडीशन है, फैट के टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, टोटल कार्बन फैट के 20 होने चाहिए। तो एक तो आपके पास पहले से COOH के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने लगा सकते हो, 90। मोस्ट ऑफ द कार्बन आप 90 लगा सकते हो, ठीक है, 19 कार्बन लगा सकते हो। तो इस हिसाब से आपका 20 कार्बन का सबसे बड़ा फैटी एसिड होता है एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, जो कि एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। देखो अब यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे, सैचुरेटेड में आप देखो कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, नो डबल बॉन्ड इन द सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो कार्बन के बीच में यहाँ पे कोई भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, देयर इज नो डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऐसे फैटी एसिड को आप सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हो। ये फैटी एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, ठीक है। ये फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड होता है तो इसका जो अपीयरेंस आता है वो वैक्स जैसा आता है, वैक्स यानी एक तरीके से सॉलिड अपीयरेंस आता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल दिए, पाल्मिटिक एसिड ये 16 कार्बन का होता है, और स्टेरिक एसिड ये 18 कार्बन का होता है। तो आप लॉजिक लगा सकते हो, 16 कार्बन में एक तो COH हो गया, COOH, एक कार्बन तो ये हो गया, बचे कितने, 15। तो 15 कार्बन यहाँ पे CH2 ऐसी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ठीक है, ऐसी जहाँ पे ये दिया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे COOH लिखा है और ये आगे CH2 ऐसी लंबी चेन दी है। अगर इसको गिने हम तो कितने कार्बन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन का है ये। तो ये पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है ना। स्टेरिक एसिड ऐसे 18 कार्बन का होता है, तो स्टेरिक एसिड ये 18 कार्बन का है, लिख लेना 18 कार्बन, और ये 16 कार्बन, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तब उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड अगर आ गया तो आप उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हो। और जहां पे डबल बॉन्ड आता है वहां पे एंगल क्रिएट होता है। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में अगर कहीं पे बॉन्ड फॉर्म होता है तो बॉन्ड का एक एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की वजह से एक एंगल क्रिएट हो जाता है ऐसा। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा सीधा था तो डबल बॉन्ड आने की वजह से उसमें ऐसा एंगल क्रिएट हो गया, ठीक है, एंगल क्रिएट हो गया। तो एंगल क्रिएट होने की वजह से ये देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा झुक गया, ऐसा झुक गया, ठीक है। तो इसके वजह से इनकी बाइंडिंग एक के ऊपर एक प्रॉपर नहीं होती। तो ये जो रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड होते हैं, मतलब ऑयल के फॉर्म में होते हैं, ऑयल्स बोलते हैं इनको हम, ऑयल्स या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके भी एग्जांपल है कुछ, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड आपके बुक में दिए, ठीक है। एक आपके बुक में ओलेइक एसिड दिया है। ओलेइक एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और आपका लिनोलेइक एसिड में डबल बॉन्ड होता है,
डबल मतलब 2 बार डबल बॉन्ड है, 2 बार डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल डबल बॉन्ड आपका किस में दिखता है? सिंगल आपका ओलेइक में, ओलेइक में 1 डबल बॉन्ड है और लेनोलेइक में 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक एराकिडोनिक एसिड आता है जो कि 20 कार्बन का होता है, अरैकिडोनिक, ठीक है। अरैकिडोनिक आपका 20 कार्बन का है और 20 कार्बन के इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, 4, कितने? 4 डबल बॉन्ड होते हैं, 4 डबल बॉन्ड, ठीक है, 4 डबल बॉन्ड। तो इसको याद रखना, यहाँ पे आपका ओलेइक में 1, लिनोलेइक में 2, ठीक है, लिनोलेइक में 2 और आपका एराकिडोनिक में 4 डबल बॉन्ड 20 कार्बन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ये लिपिड हो गए, मतलब फैटी एसिड हो गए। अब फैटी एसिड में आप लिपिड देखते हो, लिपिड जो है एक तरीके से इनको आप फैट भी बोलते हो, ठीक है। लिपिड आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट, इनको ईस्टरिफाइड फैट बोलते हैं, ठीक है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं इनको, ठीक है। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड बोलने का कारण क्या है कि इनमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया आपको, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, CH2OH CH2OH CH2OH, ठीक है। यहाँ पे COOH था, ये देखो, ये C इसके साथ O, यहाँ पे और एक OH था, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे और एक ऐसा OH था और यहाँ पे CH2OH था, ठीक है। ये HOH निकल गया है बाहर, ये H निकल गया है, ये OH निकल गया है, वाटर निकल गया है और ये बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड को आप ईस्टर बॉन्ड बोलते हो। कौन सा बॉन्ड? ईस्टर बॉन्ड। ऐसा एक ईस्टर बॉन्ड बना, ये एक ईस्टर बॉन्ड है तो इसको मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। ऐसे 2 ईस्टर बॉन्ड बने तो इसको डाइग्लिसराइड बोलते हैं, और तीनों ईस्टर बॉन्ड बन गए तो ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है अभी, ये वाला, ये ट्राइग्लिसराइड का है, मतलब यहाँ पे तीनों बॉन्ड ईस्टर के हैं। ये पहला वाला भी ईस्टर का बॉन्ड है, ये दूसरा भी ईस्टर का बॉन्ड है और तीसरा भी ईस्टर का बॉन्ड है, ठीक है। कैसे बना आपको पता है? यहाँ पे CH2OH था, देखो CH2OH, ऐसा फॉर्मूला है, CH2OH, ठीक है, CHOH और CH2OH, ठीक है ना, ऐसा था। देखो यहाँ पे OH तीनों जगह OH 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 H लगा दो, ओके था, ठीक है। और यहाँ पे OH था, COOH, ठीक है। तो ये HOH निकल गया ना भाई बाहर, HOH पानी निकल गया और ये ऑक्सीजन बीच में रह गया, ठीक है। तो आपका बॉन्ड बन गया ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड किसमें बनता है? ग्लिसरॉल, अल्कोहल प्लस एसिड का जो भी बॉन्ड होता है उसको ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ऐसा ही ईस्टर बॉन्ड हमको DNA RNA में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बनते हैं और इसमें ईस्टर बॉन्ड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वैक्स भी आपके सिंपल लिपिड में ही आते हैं, ऐसा बोला है। वैक्स इज ऑल्सो अनदर सिंपल लिपिड, ठीक है। ये भी ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होते हैं, बट इसमें एक अल्कोहल की एक्स्ट्रा चेन होती है। मतलब वैक्स में आपको क्या मिलेगा? वैक्स में ग्लिसरॉल मिलेगा प्लस फैटी एसिड मिलेगा प्लस फिर से अल्कोहल मिलेगा, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। तो ये आपके वैक्स है। वैक्स में क्या होता है? एनिमल के जो हेयर होते हैं या बर्ड्स के जो फेदर होते हैं वो वैक्स से कवर होते हैं, जिसकी वजह से उनको पानी नहीं लगता, यानी वो गीले नहीं होते, ठीक है। प्लांट की लीफ के ऊपर भी वैक्स होता है, जिसकी वजह से उनका ट्रांसपीरेशन यानी वाटर लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये आपको फैट के फंक्शन दिए हैं बीच में। फंक्शंस ऑफ फैट की, फैट आपका रिजर्व फूड होता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, मतलब 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है ना, 9 कैलोरीज। तो ये बड़ा जरूरी है कि फैट जो है आपको बहुत अच्छी एनर्जी देता है, ठीक है। तो रिजर्व फूड होता है आपके बॉडी में, जो चमड़ी स्टोर होती है ना, फैट, जो मोटापा होता है वो बेसिकली फैट है, ठीक है। तो फैट आपका रिजर्व फूड एनर्जी है, इसलिए जब जिम में जाके हम भागते हैं तो हमारा एनर्जी लॉस होता है और हमें पसीना आता है, ठीक है। तो फैट आपका रिजर्व एनर्जी है। दूसरा, ये एम्ब्रियो का नरिशमेंट देता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो आपने देखा होगा सीड जो है, सीड, बहुत सारे जो सीड होते हैं जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट, इनमें ना फैट स्टोर होता है, इसलिए जब इनको हम निचोड़ते हैं, अच्छे से बारीक करते हैं, तो इसमें से तेल निकलता है, ऑयल, मूंगफली का तेल हम बोलते हैं, सोयाबीन ऑयल हम बोलते हैं ना। तो ये जो ऑयल है ये बेसिकली फैट होता है और ये क्या करता है? ये स्टोर्ड फूड होता है सीड का। सीड को जब आप जमीन में डालोगे तो सीड में से प्लांट निकलेगा। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। तो आप क्या बोलते हो? कैलोरीफिक वैल्यू इसकी हाई होती है। इसमें रिजर्व फूड स्टोर होता है, ठीक है। इसमें ये बेसिकली बहुत सारी एनर्जी होती है सीड में, फैट के फॉर्म में, जो उसको जर्मिनेशन में हेल्प करती है। तीसरा, हमारे बॉडी में एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यू होते हैं, ये फैटी लेयर के टिश्यू जो आपके बॉडी का मास बड़ा कर देते हैं ना, फैट फॉर्म कर देते हैं। तो एडिपोस टिश्यू में फैट स्टोर होता है। इसके अलावा फैट आपके बॉडी के सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी होता है, जो कि इंसुलेटर का काम करता है। ये जो आपकी स्किन है, स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है जो कि आपके बेसिकली इंसुलेटर की तरह काम करती है, मतलब गर्मी में, ठंडी में आपको कम ठंडी लगने देती है ये, ठीक है। तो इंसुलेटर का काम करती है। इसके अलावा फैट जो है इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन फॉर्म करता है, कुशनिंग इफेक्ट देता है आपका। जैसे आप जो भी इंटरनल ऑर्गन ले लो, किडनी ले लो,
तो किडनी में जो एक लेयर होती है फैट की जिसको एडिपोस कैप्सूल बोलते हैं, किडनी की कवरिंग में एक कवरिंग होती है एडिपोस कैप्सूल, ठीक है, वो फैट की होती है। तो जब आपको कोई चोट लगती है, अंदर बॉडी के अंदर झटका लगता है, तब फैट क्या करता है, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फैट बेसिकली इंटरनल ऑर्गन का प्रोटेक्शन भी करता है, फैट की लेयर इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा, फैट की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, फैट रिजर्व फूड होता है, फैट जो है वो जर्मिनेशन में हेल्प करता है, फैट हम देखते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट स्टोर होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, एडिपोसाइट्स फैट्स टिश्यू से बने होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, वैक्स के बारे में भी हमने देख लिया। फिर आते हैं स्टेरॉल्स के बारे में, ठीक है। फॉस्फोलिपिड एक कंपाउंड लिपिड देख लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड लिपिड क्या होता है कि सिंपल लिपिड के साथ अगर कोई नॉन लिपिड पार्ट को जोड़ दे तो कंपाउंड लिपिड बनते हैं। जैसे सिंपल लिपिड के साथ फॉस्फेट को जोड़ दो तो फॉस्फोलिपिड, सिंपल लिपिड के साथ ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दो तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ऐसे सिंपल लिपिड के साथ अगर फॉस्फेट के साथ एक कोलिन ग्रुप जोड़ दो तो लेसिथिन। लेसिथिन ये सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, ये आपको पेपर में पूछेंगे लेसिथिन क्या होता है। देखो यहाँ पे एक बार एक अच्छे से समझो इसको, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप और सिंपल शुगर, सम फॉस्फोलिपिड सच एज लेसिथिन आल्सो हैव नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो लेसिथिन के फॉर्मूला में आपका नाइट्रोजन भी होता है, तो आपको मैं पूरा फॉर्मूला भी बना सकता हूँ वैसे। ऐसा नाइट्रोजन का एक कोलिन ग्रुप होता है इसमें, CH3 CH3 CH3, ठीक है, CH3 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 और ऊपर नाइट्रोजन, ठीक है। तो आप बोलोगे ऐसा भी ग्रुप होता है फॉस्फोलिपिड में, मतलब फॉस्फोलिपिड में ये नाइट्रोजन वाला कोलिन ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो लेसिथिन बन जाता है। लेसिथिन सेल वॉल का कंपोनेंट है, ठीक है, अंडरलाइन करना, पेपर में पूछते हैं, ठीक है। लेसिथिन के बारे में पेपर में पूछेंगे, तो लेसिथिन एक सेल वॉल का कंपोनेंट है, तो आप बोलोगे लेसिथिन एक कंपाउंड लिपिड है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट प्लस लिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, लेसिथिन में फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन प्लस लिपिड, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और है ग्लाइकोलिपिड, आप बोलते हो ग्लाइकोलिपिड, ये जो है ये आपके ब्रेन में एग्जिस्ट करता है और इसको आप सेरेब्रोसाइड बोलते हो, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ब्रेन में एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। और ब्रेन में इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो गैलेक्टोज होता है, देखो मैंने बोला था ब्रेन शुगर गैलेक्टोज को बोलते हैं, ब्रेन शुगर किसको बोलते हैं, गैलेक्टोज को। तो इसमें गैलेक्टोज आपका ब्रेन शुगर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट में गैलेक्टोज होता है और लिपिड होता है, ठीक है, गैलेक्टोज प्लस लिपिड दैट इज ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। आगे का डिस्कशन हम करते हैं, ये फॉस्फोलिपिड का फोटो दिया हुआ है कि फॉस्फोलिपिड में जो ऊपर वाला हेड होता है ये आपका पोलर हेड होता है, पोलर, ठीक है, और नीचे वाली जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो हेड पोलर होता है, ये नॉन पोलर। पोलर क्यों, क्योंकि इसमें OH ग्रुप फ्री होता है, ठीक है। टेल में OH ग्रुप नहीं होता, सीधा CH2 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 की ऐसी लॉन्ग चेन होती है, कार्बोहाइड्रेट की चेन, तो वो नॉन पोलर, वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, पोलर का मतलब जो वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो क्योंकि पोलर में OH ग्रुप है, फॉस्फेट में OH ग्रुप होता है, तो ये पोलर होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में CH2 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 होता है, यहाँ पे कोई OH ग्रुप नहीं होता, ये नॉन पोलर होता है, ये पानी से रिएक्ट कर सकता है, ये पानी से रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए इसको पोलर नॉन पोलर बोलते हैं। अब स्टेरॉल की बात करते हैं। स्टेरॉल में हम क्या देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, देखो यहाँ पे लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, सॉरी लिपिड की बात करते हैं स्टेरॉल में, तो स्टेरॉल क्या होता है, डिराइव लिपिड होते हैं, मतलब अगर लिपिड को तोड़ोगे मरोड़ोगे थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो स्टेरॉल बनता है। स्टेरॉल में सबसे कॉमन स्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें 3 हेक्सागोनल रिंग है, इसमें 3 रिंग हेक्सागोनल है, 1 2 3 हेक्सागोनल रिंग है, और एक रिंग पेंटागोनल है, पेंटागोनल, ठीक है, पेंटागोनल रिंग है। ये आपको याद करना है कि स्टेरॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्योंकि पेपर में कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप याद कर सकते हो कि स्टेरॉल से क्या क्या बनता है। स्टेरॉल से हमारे एड्रीनोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिसोल और ये अल्डोस्टेरॉन, ये हार्मोन जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन डी, ये सारे हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, विटामिन डी, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ऑल दिस, ईस्ट्रोजन, ये सारे के सारे स्टेरॉइडल हार्मोन है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल इनका प्रीकर्सर है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं प्लांट में जो स्टेरॉल एग्जिस्ट करते हैं उनको फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नाम दिया है प्लांट का, डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया नाम का ये प्लांट डायोसजेनिन बनाता है। डायोसजेनिन आपके लिए ये एक एंटी फर्टिलिटी पिल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब बर्थ कंट्रोलिंग पिल, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद फीमेल जो एक पिल खाती है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, तो ये वो पिल होती है, ठीक है। बर्थ कंट्रोलिंग पिल जो है वो डायोसजेनिन कंटेन करती है, उसमें डायोसजेनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, और ये डायोस्कोरिया प्लांट से मिलता है, और ये फाइटोस्टेरॉल होता है। फाइटोस्टेरॉल यानी प्लांट ने प्रोड्यूस किया हुआ स्टेरॉल है, ठीक है, बर्थ को कंट्रोल करता है, नाम याद रखना है। अब आगे बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन जो ये टर्मिनोलॉजी है ये एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था बर्जेलियस, ठीक है। 1830 में ये नाम दिया था प्रोटीन, बर्जेलियस ने,
ठीक है। और दूसरा, मुल्डर नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को बड़ा पॉपुलर कर दिया, इसको बड़ा यूज किया उन्होंने और इसको पॉपुलर कर दिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, प्रोटीन बड़े लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं ना, इसमें अमीनो एसिड होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तब वो प्रोटीन बनाते हैं। तो अब ये प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, देखो 100 अमीनो एसिड से लेके 3000 तक अमीनो एसिड एक प्रोटीन में हो सकते हैं। लेकिन इससे भी छोटे एक प्रोटीन है इंसुलिन, जो सिर्फ 51 अमीनो एसिड का होता है, ठीक है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन जो कि 51 अमीनो एसिड का होता है, याद रखना, ठीक है। तो हम बोलते हैं प्रोटीन वो स्ट्रक्चर है जो 100 से लेके 3000 अमीनो एसिड कंटेन करता है, ठीक है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन जिसमें 50 अमीनो एसिड होते हैं, मैं लिख देता हूं अगर आपको यहाँ पे याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंसुलिन में क्या होता है बोला हमने, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, समझ आया। अब आगे का डिस्कशन करते हैं, आगे का डिस्कशन। तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है, इसमें अमीनो एसिड होते हैं 100 से लेके 3000 तक होते हैं। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट काफी हाई होता है, इंसुलिन का नहीं होता क्योंकि इंसुलिन में सिर्फ 51 अमीनो एसिड है, 51 है ना। तो आपका इंसुलिन का वेट उतना नहीं होगा, लेकिन बाकी के जितने भी प्रोटीन है जिसमें 100, 200, 400, 1000, 2000 ऐसे अमीनो एसिड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप निकलता है, कार्बोक्सिल ग्रुप से OH निकलता है, और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से H निकलता है, ठीक है। HOH वाटर बाहर निकलता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वो देखेंगे। अब प्रोटीन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन कैन कंटेन ऑल ओवर 20 नेचुरल ऑकरिंग अमीनो एसिड। देखो अब प्रोटीन जो है, वैसे तो अमीनो एसिड में 100 से 500 से ज्यादा अमीनो एसिड है, 500 से भी ज्यादा अलग अलग अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन में 20 अमीनो एसिड रोल प्ले करते हैं, 20 अमीनो एसिड है ना। तो 20 अमीनो एसिड को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं, 20 अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, 20 अमीनो एसिड को हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, STD स्टैंडर्ड अमीनो एसिड बोलते हैं, जिनमें जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज अ पॉलीपेप्टाइड। तो अगर आप बहुत बड़े ऐसे प्रोटीन का अमीनो एसिड ज्वाइन करके पेप्टाइड बॉन्ड से ऐसा प्रोटीन का एक लॉन्ग चेन बना लोगे तो इसको आप पॉलीपेप्टाइड बोलते हो। पॉलीपेप्टाइड अभी भी नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, मतलब ऐसा ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फंक्शनल फॉर्म ऑफ प्रोटीन 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। ऐसा ग्लोब्यूलर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम प्रोटीन एज एन केराटिन हेयर कंटेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन लाइक अ स्पाइरल हेलिक्स। तो केराटिन एक प्रोटीन है जो कि हेयर में होता है, उसमें आपको प्रोटीन ऐसा स्पाइरल फॉर्म में दिखता है, ठीक है। आगे का डिस्कशन करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर अब 3 टाइप का है, ये जो जितनी भी थ्योरी दी है बहुत बड़ी सारी थ्योरी है, तो उतनी थ्योरी को हम एक शॉर्ट इसमें ये करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोटीन का जो बॉन्ड है वो बनता कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड समझते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड समझने से पहले हमको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अमीनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अमीनो एसिड में एक अमाइन ग्रुप होता है NH2, ठीक है, NH2। फिर यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप होता है और कार्बन के साथ फिर हमारे पास एक R ग्रुप यानी वेरिएबल ग्रुप होता है। अब R में आप अलग अलग ग्रुप लगा सकते हो, मतलब CH2 लगा सकते हो, CH2OH लगा सकते हो, CH2OH लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगा सकते हो, अलग अलग, ठीक है। तो R ग्रुप अलग अलग होता है, वेरिएबल होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं ये एक तरीके से आपके पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH यानी COH होता है, C डबल OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये आपका अमाइन ग्रुप है, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब देखो, अब यहाँ पे आपका दूसरा भी ऐसा ही एक अमीनो एसिड बनाते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही, ये OH है, ये H है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन है, ये R ग्रुप है ऊपर, ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक है। अब यहाँ से HOH निकाल दो भाई, सिंपल सी बात है। तो आपने देखो हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन नहीं निकलता वैसे, 2 मिनट इसको थोड़ा सा ये मॉडिफाई करते हैं, हाँ। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से पूरा OH निकलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकलता है और यहाँ से सिर्फ H निकलता है अमाइन ग्रुप से, ठीक है। तो H फ्रॉम अमाइन एंड OH फ्रॉम कार्बोक्सिल, तो ये H2O निकल गया और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को आप बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड और केमिकल नेम इसका अमाइड होता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और केमिकल नेम इसका क्या होता है, अमाइड होता है, अमाइड केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। तो अमाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब ये जो बना ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना। ऐसे ही आप बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ोगे, अमीनो एसिड को अमीनो एसिड और अमीनो एसिड और अमीनो एसिड तो और अमीनो एसिड, ऐसे लॉन्ग अमीनो एसिड जोड़ोगे तो ये लंबी अमीनो एसिड की चेन बनेगी। इसका एक एंड देखो, एक एंड पे क्या फ्री है, एक एंड पे नाइट्रोजन फ्री है और एक एंड पे C डबल OH फ्री है। तो इस एंड को N टर्मिनल बोलते हैं, इस एंड को C टर्मिनल बोलते हैं,
ठीक है। तो प्रोटीन की पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब एक टर्मिनल एन टर्मिनल होता है, दूसरा टर्मिनल सी टर्मिनल होता है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अब आगे का डिस्कशन करते हैं। तो आगे का डिस्कशन हमारा ये है कि हमने प्रोटीन की एक लंबी चेन बना ली, है ना। प्रोटीन की एक लंबी चेन बना ली। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है हमने देख लिया। OH फ्रॉम कार्बोक्सिल ग्रुप एंड H फ्रॉम अमाइन ग्रुप रिलीजेस टू फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज आल्सो नोन एज अमाइड बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन हैज वन एन टर्मिनल फ्री दैट इज नाइट्रोजन अमाइड ग्रुप फ्री एंड प्रोटीन हैज अदर कार्बोक्सिल ग्रुप इज फ्री, सो दैट इज नोन एज सी टर्मिनल, ठीक है। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। अब देखो, अब प्रोटीन की ये लंबी चेन, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड की ये लंबी चेन, इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप लीनियर सिंगल पॉलीपेप्टाइड बोलते हो, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बोलते हो। और ये फंक्शनल नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल होता है, कोई काम का नहीं होता ये, नॉन फंक्शनल। तो इसका मॉडिफिकेशन होना चाहिए फंक्शनल में, और इसी को आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हो। क्या बोलते हो? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर। प्रोटीन का ये पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब प्रोटीन इसमें नॉन फंक्शनल है, प्रोटीन का कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हम इस अमीनो एसिड की चेन को ऐसे स्पाइरल फॉर्म में अरेंज कर दें, ठीक है। प्रोटीन की ऐसी चेन को स्पाइरल फॉर्म में अरेंज करें। अब स्पाइरल को अगर मैं इधर से खींचूं और इधर से खींचूं तो ये खुल जाएगा ना, ऐसा दोनों साइड से खींचूंगा तो ये खुल जाएगा, तो ये खुलना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बीच बीच में ऐसे बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, बीच बीच में बॉन्ड बनाने पड़ेंगे इनके, ये, ताकि ये खुले ना, ताकि ये खुले ना, ये ऐसे बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड हमने बीच में बनाया, अब मैं ऊपर से खींचूं नीचे से खींचूं तो अब ये नहीं खुलेगा, अब ये नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप याद करो केराटिन का हमने ऐसा ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा, केराटिन। और इस हेलिक्स को अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या समझा? हमने यहाँ पे पहला चीज तो ये समझा, पहली चीज हमने ये समझी कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ सीधी लाइन होती है प्रोटीन की, और ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि अल्फा हेलिक्स होता है और ये फंक्शनल होता है, ठीक है, फंक्शनल होता है। अल्फा हेलिक्स के अलावा भी कुछ एक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये फंक्शनल है, अल्फा हेलिक्स फंक्शनल है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर दूसरा है हमारे पास, ये बीटा चेन, ठीक है। प्रोटीन की ऐसी एक लॉन्ग बीटा चेन। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये चेन ऐसी खुलनी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये। तो ये भी आपके क्या है? ये भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका प्लेटेड शीट बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। इसको आप बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। तो बीटा प्लेटेड शीट बोलो या अल्फा चेन बोलो, ये आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा। ये प्रोटीन है, प्रोटीन का पहला स्ट्रक्चर ऐसा सीधा लाइन जैसा स्ट्रक्चर, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, और उसी को कॉइल कर दो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। मेरे पास एक वायर है, ठीक है, अगर आई होप आपको ये दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का है वैसे तो, ठीक है। तो जरा देखो मैं कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, देखो ये वायर है मेरे पास, ये ऐसा लॉन्ग वायर है, ठीक है। ये लॉन्ग वायर है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको ऐसा लपेट दूँ, ठीक है, ऐसा मैं इसको स्पाइरल फॉर्म में ऐसे 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 कॉइल करूँ तो ये आपका अल्फा हेलिक्स हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में रखूँ, ऐसे शीट बोले तो ऐसे जिगजैग वे, ठीक है। अभी इसको रख नहीं सकता मैं, जिगजैग वे में रखूँ तो ये बीटा प्लेटेड शीट हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी हो गया। अब टर्शरी को मैं क्या करूंगा? टर्शरी को मैं ये स्पाइरल फॉर्म जो है, ये स्पाइरल फॉर्म और बीटा प्लेटेड शीट, इसको ऐसे 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 मरोड़ दूंगा एक साथ, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, टर्शरी, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर देखो क्या है, जरा देखते हैं। देखो टर्शरी स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इधर नीचे बनाऊंगा। देखो टर्शरी स्ट्रक्चर में ये होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में ऐसा होगा, मतलब इसमें आपके अल्फा हेलिक्स भी होंगे, ठीक है, फिर बीटा प्लेटेड शीट भी होंगे, फिर अल्फा हेलिक्स होंगे आपके, ठीक है, फिर बीटा प्लेटेड शीट होंगे, फिर अल्फा हेलिक्स होंगे, फिर बीटा प्लेटेड शीट होंगे, फिर बीटा प्लेटेड शीट होंगे, फिर अल्फा हेलिक्स होंगे, ठीक है, अल्फा हेलिक्स होंगे ऐसे। तो ये आपका प्रोटीन का ऐसा एक जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, इसको आप टर्शरी स्ट्रक्चर बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे टर्शरी स्ट्रक्चर। 2 मिनट, इसको आप बोलोगे
टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये हाईली फंक्शनल होता है। सारे के सारे एंजाइम जो है, ऑल एंजाइम आर टर्शरी प्रोटीन। सारे एंजाइम कौन से फॉर्म में होते हैं? आर टर्शरी प्रोटीन। ठीक है, टर्शरी प्रोटीन है, सारे एंजाइम टर्शरी प्रोटीन है। इनमें एक्टिव साइट होती है। देखो एंजाइम में एक्टिव साइट होती है, आपने पढ़ा होगा। तो एंजाइम की ये मान लो ये एक एक्टिव साइट है, ये मान लो एक एक्टिव साइट है, ये मान लो एक एक्टिव साइट है। तो ऐसी एक्टिव साइट होती है फिर एंजाइम में। ठीक है, तो हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सारी एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम देखते हैं ग्लोब्यूलिन वगैरह, ये भी टर्शरी होता है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे क्वाटरनरी। ऐसा एक प्रोटीन का ये चेन, फिर ये दूसरा प्रोटीन का चेन, फिर ये तीसरा प्रोटीन का ऐसा भी टर्शरी और ऐसा टर्शरी। तो ऐसे 2-3 टर्शरी स्ट्रक्चर आप मिलेंगे। मेनी टर्शरी स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मेनी टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर अगर आए तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोटीन हो गया। इसका एग्जांपल आप देखोगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपका क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आगे देखो, अब आपके पास प्रोटीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए। प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, प्रोटीन एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, इनका बिहेवियर स्पेसिफिक होता है। क्योंकि प्रोटीन एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं ना, तो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, मतलब प्रोटीन भी स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है। ठीक है, एसिड और बेस दोनों की तरह ये बिहेव कर सकते हैं, और इन पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होता है। प्रोटीन पे पॉजिटिव नेगेटिव इसीलिए होता है क्योंकि अगर प्रोटीन को एक न्यूट्रल मीडियम पे रखो तो उसका जो ये होता है, जैसे अमीनो एसिड, उसमें एक चार्ज पॉजिटिव आता है, एक चार्ज नेगेटिव आता है। मैं जरा बताता हूँ आपको, ऊपर जाके अमीनो एसिड हमने जहाँ निकाला है ना, हमने यहाँ अमीनो एसिड निकाला है। देखो ये, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में यहाँ पे COOH है। इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे H निकल जाएगा तो COO- बच जाएगा, और यहाँ पे NH2+ है। इसमें एक और H आप याद कर दो, एक और H ऐड कर दो, NH2+ हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, NH2+ हो जाना या COOH- हो जाना। ये दोनों चार्ज अगर एक ही चीज पे आते हैं, जैसे एक ही अमीनो एसिड पे आते हैं, तो प्रोटीन आपका क्या है, एम्फोटेरिक हो जाता है, मतलब दोनों चार्जेस एक ही जगह पे आते हैं। तो प्रोटीन आपका स्पेसिफिक होता है, प्रोटीन आपका एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ प्रोटीन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है उसके पीएच से। मतलब आप देखते हो कि जैसे जैसे आप एसिडिक या बेसिक पीएच चेंज करते हो तो प्रोटीन पे माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। एसिडिक पीएच में डालोगे प्रोटीन को तो एसिड में से क्या होगा, एसिड में से प्रोटॉन निकल के अमीनो एसिड ले लेगा, तो प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो, अगर आपका पीएच एसिडिक है, ठीक है, आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड है, एसिड है मतलब क्या है, H+ आयन। अब इस पे आप अमीनो एसिड डालोगे तो अमीनो एसिड में NH2 है, ठीक है, C है, COOH है, और यहाँ पे R ग्रुप है, और यहाँ पे H ग्रुप है। तो आपने H डाला तो एसिडिक है ना, तो एसिडिक में क्या होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होगा। हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन ये ले लेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, अगर बेसिक में डालोगे तो क्या होगा, बेसिक में अगर आप प्रोटीन को डालोगे, अमीनो एसिड को डालोगे तो वही NH2, ठीक है, फिर आप C और ये R ग्रुप, और यहाँ पे H और यहाँ पे COOH है ना। अब ये COOH क्या करेगा, अपना H किसको देगा, बेसिक यानी उसको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये अपना OH दे देगा। तो इस पे क्या चार्ज डेवलप हो गया, इस पे ये OH इसने दे दिया तो चार्ज इस पे माइनस डेवलप हो गया, माइनस। ठीक है, ऐसे ही अगर न्यूट्रल पीएच में रखोगे तो ये अपना चार्ज दे देगा और ये चार्ज ले लेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज भी डेवलप होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज भी डेवलप होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पीएच, आप जैसे जैसे पीएच चेंज करते हो वैसे वैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, एक तरीके से नेचर उसका चेंज होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक बिहेवियर है प्रोटीन का। दूसरा हमने बोला एम्फोटेरिक, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। तीसरा हमने बोला कि ये इसका पीएच जो है, इसका कैरेक्टर इन्फ्लुएंस करता है, नेचर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अमीनो एसिड जैसे प्रोटीन डाइपोलर है, डाइपोलर मतलब जैसे अमीनो एसिड दो चार्जेस बियर करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ये डाइपोलर है। दूसरा हम क्या बोलते हैं, इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव चार्जेस, वही बोला है 0। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन कंसिस्ट मोर बेसिक अमीनो एसिड सच एज लाइसिन। देखो कुछ प्रोटीन बेसिक होते हैं, बेसिक जिसमें बहुत सारे बेसिक अमीनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनिन, और एक होता है हिस्टिनिन। ठीक है, 3 अमीनो एसिड बेसिक होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। उसमें से आर्जिनिन इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा अगर बेसिक कोई है तो वो आर्जिनिन है। ठीक है, आर्जिनिन सबसे बेसिक है। वैसे ही कुछ प्रोटीन एसिडिक होते हैं, एसिडिक जिसमें एसिडिक प्रोटीन होते हैं, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो प्रोटीन आपके बेसिक हो सकते हैं, प्रोटीन आपके एसिडिक हो सकते हैं, प्रोटीन आपके न्यूट्रल हो सकते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ नीचे,
ठीक है, लिस्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है प्रोटीन की, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। मैं एसिडिक और बेसिक लिख के दूंगा तो आपको न्यूट्रल अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन से है बोला मैंने, दो ही है, एक ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड को आप ग्लूटामेट भी लिख सकते हो या ग्लूटामिक एसिड ही लिखो। ठीक है, दूसरा आप बोलते हो एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट लिखते हैं इसको, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एसिडिक हो गए। बेसिक कौन से हुए मैंने बोला, तीन, बेसिक तीन, HLA, HLA याद रखना, H फॉर हिस्टिडीन, L फॉर लाइसिन और A फॉर आर्जिनिन। आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो अगर किसी अमीनो एसिड में ये तीन प्रोटीन सबसे ज्यादा है तो वो अमीनो एसिड बेसिक होगा। ठीक है, और किसी अमीनो एसिड में ये दो अमीनो एसिड ज्यादा है तो वो एसिडिक होगा, और किसी अमीनो एसिड में किसी प्रोटीन में इक्वल क्वांटिटी में है तो वो न्यूट्रल होगा। सिंपल है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया। पीएच इसका 7.4 होता है जनरली, फिजियोलॉजिकल पीएच। एग्जिस्ट एज अ कैटायन, देखो बोला है कि बेसिक अमीनो एसिड जो है वो कैटायन की तरह एग्जिस्ट करते हैं एट फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4, मतलब ये कैटायन यानी पॉजिटिव आयन शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कौन है, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन पे याद करो लाइसिन और आर्जिनिन होता है। ठीक है, इसके अलावा एनायन बिहेव्स एज एन एसिड, सच एज, हमने बोला था इसको अगर एसिड में रखेंगे तो ये एनायन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और उसमें रखेंगे तो कैटायन बिहेव करेगा। सच प्रोटीन आर कॉल्ड एज एसिडिक प्रोटीन। आगे का डिस्कशन करते हैं। सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन तीन तरीके का होता है। अगर प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड का बना है, प्रोटीन इज ओनली मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, तो अगर उसको ब्रेक करें तो सिर्फ अमीनो एसिड ही मिलेंगे। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो सिर्फ अमीनो एसिड मिलेंगे, तो ऐसे प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन बोलते हैं ना। सिंपल प्रोटीन अमीनो एसिड से बने, कुछ ज्यादा दिमाग वाली बात है नहीं। ठीक है, तो हिस्टोन में सिर्फ हिस्टोन वाला अगर पार्ट लोगे तो वो सिर्फ अमीनो एसिड से बना है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए को छोड़ दो, डीएनए नहीं, सिर्फ प्रोटीन लो हिस्टोन, तो वो किससे बना है, अमीनो एसिड, तो उसको तोड़ोगे तो सिर्फ अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, अल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, सीरम अल्ब्यूमिन, लेग्यूमिलिन जो पल्सेस में होता है, तो ये सारे प्रोटीन को अगर आप तोड़ोगे तो सिर्फ आपको प्रोटीन ही मिलेगा, अमीनो एसिड ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, साफ सुथरा अमीनो एसिड, तो इसको आप सिंपल प्रोटीन बोलते हो। दूसरा आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेटेड। जैसे लिपिड में पढ़ा था, लिपिड के साथ कोई नॉन लिपिड पार्ट है तो कंपाउंड लिपिड, वैसे ही आप कि लिपिड प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट है तो कंपाउंड प्रोटीन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होगा, हीम ग्रुप। हीम ग्रुप होगा तो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन हो गया, हीम ग्रुप नॉन प्रोटीन हो गया। वैसे ही हिस्टोन, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियन में हिस्टोन, तो देखो हिस्टोन तो प्रोटीन है नॉर्मल सिंपल, लेकिन न्यूक्लियो यानी डीएनए भी ऐड हो गया तो न्यूक्लियो प्रोटीन आपका क्या है, नॉन प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसके अलावा आप बोलते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप, न्यूक्लिक एसिड है इसमें, डीएनए। ठीक है, इसके अलावा म्यूकोप्रोटीन होते हैं, म्यूकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिपोप्रोटीन में लिपिड होते हैं, क्रोमोप्रोटीन में कलर होते हैं, कलर पिगमेंट, और वो दिया नहीं है यहाँ पे, ये सारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसके अलावा डिराइव प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन क्या बोलते हैं कि प्रोटीन को अगर ब्रेक करो तो आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं, जैसे पेप्टोन वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो नेटिव प्रोटीन कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, मेटा प्रोटीन होते हैं, पेप्टोन्स होते हैं, ये डिराइव प्रोटीन होते हैं। ये कोई खास के नहीं होते, काम के नहीं होते खास। ठीक है, इसका कोई खास काम नहीं होता। अब आगे का डिस्कशन करते हैं। प्रोटीन हो गया, अब हमारा है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डीएनए आरएनए, तो डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने की थी 1869 में। तो एक हॉस्पिटल में वो एक पेशेंट पे स्टडी कर रहे थे, तो पेशेंट का जो पस निकलता है, जब उसको कोई जख्म हो जाता है तो उसमें पस फॉर्म हो जाता है व्हाइट, तो उन्होंने वो पस सेल को आइसोलेट किया और उसमें उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे डीएनए उनको दिखा, और उस डीएनए को आगे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। जो पस सेल में उन्होंने डीएनए देखा उसको उन्होंने नाम न्यूक्लिन दिया, और आगे जाके वो नाम न्यूक्लिक एसिड करा गया क्योंकि उसमें एसिडिक नेचर दिख रहा था। क्या दिख रहा था, एसिडिक नेचर। तो पहले उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया, यहाँ पे वो दिया नहीं है। ठीक है, तो पहले उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था और आगे जाके उस नाम को उन्होंने न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग, 2 मिनट। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। तो 3 साइंटिस्ट का आपको काम याद रखना है। पहला आपको फ्यूलजेन का काम याद रखना है। फ्यूलजेन ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इन्होंने बोली कि यहाँ पे हर डीएनए में, हर न्यूक्लिक एसिड में पिरिमिडीन और प्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन होते हैं। पिरिमिडीन आपके साइटोसिन थाइमिन होते हैं, प्यूरिन आपके एडेनिन ग्वानिन होते हैं। तो यही चीज है
ठीक है। तो इन्होंने बोला था फ्यूलजेन ने कि भाई कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो उसमें पिरिमिडिन और प्यूरिन होते हैं। पिरिमिडिन और प्यूरिन का फोटो भी दिया है। प्यूरिन यहाँ पे डबल रिंग कंपाउंड है और पिरिमिडिन सिंगल रिंग। इसको याद कैसे रखोगे? प्यूरिन डबल रिंग है, नाम छोटा है, दर्शन बड़ा है। दर्शन बड़ा यानी स्ट्रक्चर दो 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 रिंग का है, डबल रिंग, ठीक है। तो डबल रिंग का स्ट्रक्चर प्यूरिन, नाम छोटा दर्शन बड़ा, ठीक है। इसका नाम बड़ा है, दर्शन छोटा है, मतलब सिंगल रिंग का कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे आप हमेशा कि प्यूरिन आर डबल रिंग कंपाउंड, नाम बड़ा दर्शन छोटा, ठीक है। नाम छोटा दर्शन बड़ा, ऐसा, ठीक है। आगे देखो, आगे का डिस्कशन हमारा ये है कि यहाँ पे पहला साइंटिस्ट हमने फ्यूलजेन याद रखा। सबसे पहले तो हमने फ्राइड्रिक मिशर, जिन्होंने डिस्कवरी की डीएनए की 1869 में, ठीक है। मेंडल ने अपना काम 1865 में किया था, याद करो। मेंडल, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल जो है वो क्लास 12 का एक लेसन है। तो उन्होंने जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उन्होंने अपना काम 1865 में पब्लिश किया था। इवन डीएनए की डिस्कवरी के पहले उन्होंने बता दिया था कि कैरेक्टर जो है वो किसी फैक्टर, किसी जीन्स जैसे कैरेक्टर से, जीन्स के जैसे चीज से ट्रांसफर होते हैं। हालांकि उन्होंने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने यूज किया था फैक्टर, है ना। तो आगे का डिस्कशन हम बोलते हैं फ्यूलजेन। हमने देखा कि प्यूरिन पिरिमिडिन होते हैं, ये बताया। विल्किन और कोवर्कर ने बताया, विल्किन और उनके मित्रों ने ये बताया कि ये जो दो बेस पेयर होते हैं डीएनए के ऐसे जो दो बेस पेयर होते हैं, ये डीएनए है एक, ठीक है। तो इनमें ये जो बेस पेयर होते हैं 1 2 3, ये जो बेस पेयर होते हैं इनका जो डिस्टेंस होता है ऐसा बड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जो दो बेस पेयर का डिस्टेंस होता है, उन्होंने बोला ये वाला डिस्टेंस, तो उन्होंने बोला कि वो दो बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो दो बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। ये बताया था किसने? विल्किन और कोवर्कर ने। तो याद करो फ्यूलजेन ने आपको क्या बताया? फ्यूलजेन ने आपको बताया कि डीएनए जो है, डीएनए बेसिकली डीएनए क्रोमोसोम से बना है और इसमें प्यूरिन पिरिमिडिन होता है, ठीक है। विल्किन ने बताया 3.4 एंगस्ट्रॉम का डीएनए में बेस पेयर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और डीएनए में शुगर होता है, शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। अब डीएनए किससे बना है? तो डीएनए पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो डीएनए बनता है। और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है? 3 चीजें। कौन कौन सी? एक तो आपको शुगर होता है, वो डीऑक्सीराइबोस होगा तो डीएनए, राइबोस होगा तो आरएनए, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड होता है और इसके अलावा नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस में या तो प्यूरिन हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, या पिरिमिडिन हो सकता है, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिन। तो आपने 3 साइंटिस्ट पढ़ लिए। पहला आपने पढ़ा फ्रेडरिक मिशर, डीएनए की डिस्कवरी 1869, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा फ्यूलजेन, उन्होंने बताया कि डीएनए क्रोमोसोम से बना है और डीएनए में प्यूरिन पिरिमिडिन के बेस पेयर है। तीसरे साइंटिस्ट विल्किन, उन्होंने बताया कि दो बेस पेयर का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इसके बाद अब एक चौथे साइंटिस्ट है एरविन चारगाफ। चौथे साइंटिस्ट हमारे पास है एरविन चारगाफ। इन्होंने क्या बताया कि एडेनिन और ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन का जो रेशो होता है, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से पेयर करता है, ठीक है। प्यूरिन हमेशा किससे पेयर करता है? पिरिमिडिन। मतलब आपका ये जो एडेनिन है, हमेशा आपका एडेनिन हमेशा थाइमिन से पेयर करेगा। ये एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा? थाइमिन। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से पेयर करेगा, ठीक है। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे, ठीक है। तो एडेनिन हमेशा पेयर करेगा थाइमिन से और ग्वानिन हमेशा पेयर करेगा साइटोसिन से। मतलब जितने ए और जी होंगे उतने ही टी और सी भी होंगे। तो इज इक्वल टू 1 बोला, ठीक है। ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। नहीं, बराबर है, यही फॉर्मूला सही है, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 मिनट। तो यही फॉर्मूला सही है। यहाँ पे फॉर्मूला ये है ए प्लस टी, ठीक है, ए प्लस टी डिवाइड बाय जी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं? जितने यहाँ पे एडेनिन थाइमिन होंगे उतने ग्वानिन और साइटोसिन होंगे। जितने एडेनिन होंगे उतने ग्वानिन होंगे, जितने एडेनिन होंगे उतने ग्वानिन होंगे, जितने थाइमिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक तरीके से। अब आगे का डिस्कशन हम करते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? डीएनए का स्ट्रक्चर पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए स्ट्रक्चर इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस। शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, ठीक है, 3 चीजों से मिलकर ये बनता है। अब इनमें जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। और इसमें हम जो देखते हैं, जो न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की बात करिए तो वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं? देखो सबसे पहले हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड क्या है? देखो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में हम समझते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या है, एक फॉस्फोरिक एसिड है या राइबोस शुगर है, या हम बोलते हैं राइबोस शुगर की जगह, वो डीएनए आरएनए के लिए स्पेसिफाइड नहीं होगा ना, तो हम बोलते हैं एक पेंटोस शुगर है,
पेंटोज मतलब 5 कार्बन की शुगर है। अब ये हो सकती है या तो ये राइबोज हो सकती है या तो ये डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। ठीक है, अगर ये राइबोज होती है तो ये आरएनए होगा, अगर ये डीऑक्सी राइबोज है तो ये डीएनए होगा। ठीक है, आगे का डिस्कशन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको एक तरीके से ये हो सकता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे यहाँ पे? नाइट्रोजन बेस में आपका एक तो नाइट्रोजनस बेस ये होगा प्यूरिन। प्यूरिन में क्या होंगे? प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होंगे। ठीक है, एजी ओजी लोजी सुनोजी ऐसे याद करना आप, एजी ओजी प्यूरिन। ठीक है, दूसरा आपका पिरिमिडीन, जो बचे हैं वो सारे पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में आप क्या करोगे? पिरिमिडीन में आपके थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यूरेसिल आरएनए। ठीक है, और लास्ट में आप बोलोगे यहाँ पे फॉस्फरिक एसिड, फॉस्फेट या फॉस्फरिक एसिड। तो ये 3 चीजों को मिला के आपका क्या बन जाता है? ये न्यूक्लियोटाइड। इसको जोड़ेंगे कैसे? देखो, ये आपका एक शुगर है, तो शुगर के कार्बन मॉलिक्यूल याद रखना है आपने। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और ऊपर में एक फिफ्थ कार्बन होता है CH2OH। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो? फर्स्ट कार्बन पे आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है। नाइट्रोजन ग्रुप आपका फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है, बॉन्ड इसमें ग्लाइकोसाइडिक होता है, ये याद रखने वाली बात है। अब नाइट्रोजन में कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये पहला एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फेट OH के साथ 5वें कार्बन पे। फिफ्थ कार्बन पे आपका OH ग्रुप अटैच होता है, और ये बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड होता है, ईस्टर। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, आपको 2 चीजें याद रखनी है कि नाइट्रोजन बेस ऐड होता है फर्स्ट कार्बन पे, बॉन्ड होता है ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, और फॉस्फेट ऐड होता है फिफ्थ कार्बन पे, बॉन्ड होता है आपका ईस्टर। ठीक है, ईस्टर। अब यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH ऐसा फ्री होता है, और सेकंड कार्बन पे अगर OH होता है तो ये राइबोज है, और OH में से अगर आप H निकाल दो, OH में से आप क्या निकाल दो? O निकाल दो, O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकाल दो आप, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन निकल गया। तो सेकंड कार्बन पे अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज किसको बोलते हैं हम? डीऑक्सी राइबोज किसको बोलते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट एट सेकंड कार्बन। ठीक है, सेकंड कार्बन पे अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो उसको हम डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि कैसे कैसे राइबोज, डीऑक्सी राइबोज की पहचान कैसे करेंगे। दूसरे कार्बन पे अगर ऑक्सीजन है तो राइबोज, नहीं है तो डीऑक्सी राइबोज, डीएनए वाला। ठीक है, फिर हमने बोला फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन अटैच होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और फिफ्थ कार्बन पे आपका फॉस्फेट अटैच होता है ईस्टर बॉन्ड से। ठीक है, आगे का डिस्कशन करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड हमने देख लिया पूरा पूरा। हाँ, अगर इसमें से फॉस्फेट निकाल दो, देखो न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को निकाल दो, सिर्फ इतना इतना अगर आपने देखा, इतना, तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड होता है। ये क्या होता है आपका? न्यूक्लियोसाइड। इतना ही अगर आप देखना चाहो तो ये न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड। सो दिस होल इज न्यूक्लियोसाइड। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप न्यूक्लियोसाइड बोलते हो, और न्यूक्लियोसाइड में आपने अगर ये फॉस्फेट लगा दिया तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। ठीक है, आगे का डिस्कशन देखते हैं। आगे का डिस्कशन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, बहुत सारे हजारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 5वें कार्बन पे फॉस्फेट फ्री होता है तो इसको 5 प्राइम एंड बोलते हैं, और तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप फ्री होता है तो इसको 3 प्राइम एंड बोलते हैं। तो डीएनए का आपने ऐसे 2 स्ट्रैंड देखे होंगे, देखो डीएनए के 2 स्ट्रैंड देखे होंगे आपने, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड आपने ऐसे देखे होंगे, देखो 2 मिनट। तो डीएनए के आपने ऐसे 2 स्ट्रैंड देखे होंगे, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, है ना। एक स्ट्रैंड को आप 5 प्राइम बोलते हो तो दूसरे को 3 प्राइम बोलते हो। यहाँ पे भी 5 प्राइम बोलते हो, 3 प्राइम बोलते हो, कुछ लोग डैश बोलते हैं, 5 डैश 3 डैश। ठीक है, तो ये 5 प्राइम का मतलब क्या कि आपने ये जो शुगर यूनिट बनाया ऊपर, यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप ऊपर किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, हर बार ये बॉन्ड बनाता है किसी से, अब ये बॉन्ड नहीं बना रहा है ऊपर, ये फ्री है। तो 5वें कार्बन का ये फॉस्फेट फ्री होने के कारण इसको 5 प्राइम बोला है। ठीक है, और तीसरे कार्बन का OH यहाँ पे फ्री है, OH जो हमेशा बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा यहाँ पे फ्री है, तो इसको OH यानी 3 प्राइम ग्रुप बोला है। वैसे ही यहाँ पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री है और यहाँ पे 3 प्राइम पे OH फ्री है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर में बनाऊं तो एक ऐसा बनता है, ये एक स्ट्रैंड ऐसा सीधा चलता है। ठीक है, एक स्ट्रैंड ऐसा सीधा चलता है, ये 5वां कार्बन फॉस्फेट ग्रुप इधर तीसरे कार्बन के OH ग्रुप से ये बाइंड करता है, तो ये जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड।
ठीक है। थोड़ा मुझे अब ये इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा वन शॉट लेक्चर है, ठीक है। तो आप इतना समझो बस, ये आपका यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस लगा होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा होगा, यहाँ पे फॉस्फेट आपका फ्री होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका OH फ्री होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो OH फ्री नहीं है, OH फ्री नहीं है, फॉस्फेट फ्री नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे OH फ्री है, फॉस्फेट फ्री है, तो ये 5 प्राइम एंड हो गया जहाँ पे फॉस्फेट फ्री है, जहाँ पे OH फ्री है वो 3 प्राइम हो, ठीक है। ऐसा ही उल्टा चल रहा होगा, एक स्ट्रैंड आपका उल्टा चल रहा होगा, दूसरा स्ट्रैंड आपका कैसा चल रहा होगा, उल्टा, ठीक है, उल्टा चल रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन बेस होगा, इसकी बॉन्ड होगी, यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन होगा, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग होगी। अब यहाँ पे आप देखो, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीसरे कार्बन पे OH फ्री है, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट इसके OH के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये इसके OH के साथ क्या फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर। तो आप देखो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे 5वें कार्बन पे फॉस्फेट फ्री है और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे OH फ्री है। तो ये देखो 5-3 आ गया सामने, और यहाँ पे आप देख रहे हो 5-3 आ गया सामने, ठीक है। तो ये ऐसा DNA का स्ट्रक्चर होता है। अब आगे का डिस्कशन करते हैं। हमने DNA भी समझ लिया, DNA का स्ट्रक्चर समझ लिया, न्यूक्लियोटाइड समझा, न्यूक्लियोसाइड समझा, ठीक है। नाइट्रोजन कौन से कार्बन पे होता है, फर्स्ट, फॉस्फेट 5वें, नाइट्रोजन और इसका बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक, फॉस्फेट का बॉन्ड ईस्टर होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। दोनों कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, फॉस्फोडाइस्टर। 2 बार देखो, यहाँ पे ईस्टर एक बना है, यहाँ पे ईस्टर एक बना है, तो 2 ईस्टर बॉन्ड बने तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े, ठीक है। अब DNA के बारे में और चीजें हम समझते हैं। हमने 5 प्राइम 3 प्राइम सारा पढ़ लिया, आप इधर पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से पेयर करता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से करता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से करता है। अब इसी से DNA का मॉडल देखते हैं। तो DNA का मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया। वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया उसके बेसिस पे DNA 2 स्ट्रैंड्स का होता है। DNA में DNA ट्विस्टेड लैडर जैसा होता है, ठीक है। ये देखो 2 स्ट्रैंड का है, ट्विस्टेड लैडर जैसा है। इसके अलावा दोनों स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले हैं इसमें, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हमने देखा है। और दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, मतलब एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम आता है, 5 to 3 आता है, ठीक है। एक उल्टा दिख दिया मैंने, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड अगर देखो, एक स्ट्रैंड का अगर डायरेक्शन ये है, एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन ये है 5 प्राइम to 3 प्राइम, तो दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन उल्टा होगा 5 प्राइम to 3 प्राइम, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। तो DNA का देखो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ट्विस्टेड लैडर लाइक होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा अपोजिट डायरेक्शन में ये रन करते हैं। एक अगर 3 से 5 चल रहा है तो दूसरा 5 से 3 चलता है। वन ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ द DNA मॉलिक्यूल इज 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे एक जो ये पिच होती है, इसको पिच बोलते हैं, पिच। पिच का मतलब होता है एक टर्न। एक DNA का पूरा ये जो टर्न है, पूरा 360 डिग्री का ये जो टर्न है, रोटेशन है, ये ऐसा 360 डिग्री का ऐसा जो रोटेशन है, ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। 34 एंगस्ट्रॉम का रोटेशन होता है, ठीक है। और एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने, 10। अब आप लगा लो 10 बेस पेयर 34 एंगस्ट्रॉम, तो 2 बेस पेयर के बीच में की डिस्टेंस कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यही दिया है, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पे DNA डबल हेलिक्स है, ट्विस्टेड है, लैडर लाइक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एंटी पैरेलल है। एक अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम में जा रहा है तो दूसरा 5 से 3 प्राइम आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमने बोला एक DNA की जो पिच है, एक कंप्लीट टर्न है, वो 34 एंगस्ट्रॉम का है, उसमें 10 बेस पेयर है। कितने, 10। तो 2 बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और DNA का ये जो डायामीटर है, डायामीटर ये चौड़ाई, ये 20 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है कि दुनिया में एक ऐसा DNA है जो कि बैक्टीरियोफाज का है। बैक्टीरियोफाज कौन होता है, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। तो एक बैक्टीरियोफाज है, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसका नाम है 5/174 बैक्टीरिया, 5/174 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। तो वायरस विच पजेस अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, याद रखना है आपको, ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बोलोगे एक ऐसा बैक्टीरियोफाज है जिसका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो अभी तक आपने सिर्फ RNA के बारे में पढ़ा कि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, DNA कभी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है ना। बट यहाँ पे एक ऐसा केस है कि बैक्टीरियोफाज 5/174, जिसमें बैक्टीरियोफाज भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, ठीक है। अब RNA के बारे में बात करते हैं। RNA DNA से अलग है किस फॉर्म में, कि RNA में राइबोस शुगर है, ठीक है, राइबोस शुगर है। दूसरा हम क्या बोलते हैं, ये ज्यादातर जेनेटिकली मटेरियल नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल मतलब कैरेक्टर को ट्रांसमिट नहीं करता फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो DNA करता है। लेकिन कुछ वायरसेस में ये हेरिडेटरी यानी जेनेटिक मटेरियल होता है।
जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, हमारे इधर कोरोना वायरस है, उसमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा एड्स का वायरस, उसमें भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। बट डीएनए जैसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो कंसिस्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जैसे डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वैसे ही आरएनए में भी है। बस आरएनए में ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और यहाँ पे बेस पेयरिंग शो नहीं होती। बेस पेयरिंग मतलब बेस पेयरिंग होती है कहीं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जितने प्यूरिन उतने ही पिरिमिडिन, ऐसा नहीं होता। वहां पे प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो इक्वल होता था डीएनए में, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। इन सम केसेस रेट्रोवायरस मतलब आरएनए कंटेंट, ठीक है, ऐसे वायरस जिसमें आरएनए है are double stranded and nucleotide that is RNA have ribose sugar instead of ribose deoxyribose sugar। तो यहाँ पे वही बोला है कि कौन कौन से डिफरेंस है। तो पहली बात, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ केसेस में, कुछ वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि डीएनए आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। आरएनए कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। और आगे हमने बोला कि इसमें हम देखते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होती, राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है। और इसमें थाइमीन के जगह यूरासिल होता है। डीएनए में थाइमीन होता है, डीएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। आरएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन, ठीक है। तो ये डीएनए का है कंपोजिशन और ये आरएनए का है कंपोजिशन। तो आप बोलोगे कि आरएनए में यूरासिल होता है, ठीक है। आगे का डिस्कशन हमारे पास है, इन केस ऑफ आरएनए यूरासिल होता है, हमने बोला अभी, ठीक है। मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज यूजुअली फाउंड अपॉन फोल्डेड। हाँ, कभी कभी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जनरली अपने आप में ही फोल्ड हो जाता है, और जिस फोल्डेड रीजन में ये होता है वहां पे आपको थोड़ी बहुत बेस पेयरिंग दिखती है, ठीक है। तो हमेशा थोड़ी बहुत बेस पेयरिंग हमको आरएनए में दिखती है जहां पे वो फोल्ड होता है। जहां पे फोल्ड नहीं होता वहां पे बेस पेयरिंग नहीं दिखाई देती। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के आरएनए होते हैं। एक आपके पास मैसेंजर आरएनए होता है, एक आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है, और एक आपके पास ट्रांसफर यानी टीआरएनए होता है, ठीक है। तो आप 1 बाय 1 एक आरएनए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरएनए हम डिस्कस कर रहे हैं एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि डीएनए से आती है, ठीक है। तो आपके बॉडी में डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना, न्यूक्लियस में से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करता है कौन? एमआरएनए। और एमआरएनए ये इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में लेके जाता है। अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है, ठीक है, अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस पता है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है। देखो हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है। तो डीएनए से ये एमआरएनए बना, एमआरएनए बाहर आया, और बाहर किसके पास आया? ये राइबोसोम। किसके पास आया? राइबोसोम के पास आया। और राइबोसोम के पास आके इस एमआरएनए ने क्या किया? इस एमआरएनए राइबोसोम के पास आके प्रोटीन बनवाया, प्रोटीन। तो आपने क्या देखा कि देखो डीएनए खुद अपने केबिन से बाहर यानी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है? अपनी इंफॉर्मेशन अपने मैनेजर यानी अपने आरएनए को दे देता है, ठीक है। तो जैसे एक बॉस कैबिन में बैठा होता है, सिर्फ ऑर्डर देता है, वैसे ही डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन सारी की सारी एमआरएनए को देता है कि भाई ले इंफॉर्मेशन और जाओ, ठीक है। एमआरएनए अब कैबिन से बाहर यानी न्यूक्लियस के बाहर आता है, राइबोसोम यानी वर्कर के कांटेक्ट में आता है, और राइबोसोम को बोलता है कि भाई प्रोटीन बनाना है। अब राइबोसोम प्रोटीन बना के देता है, ठीक है। तो एमआरएनए क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए, ठीक है। एमआरएनए बड़ा लॉन्ग होता है और उस पे बहुत सारे बेस पेयर होते हैं और वो फोल्ड नहीं होता कभी, नेवर फोल्डेड, ठीक है। एमआरएनए देखो ऐसा सीधा दिख रहा है आपको, कभी फोल्डेड नहीं होता। इसमें 5 प्राइम पे हमेशा AUG ऐसा स्टार्टिंग बेस पेयर ये न्यूक्लियोटाइड होता है, AUG, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, और लास्ट में UAA, UAG और UGA, उगा, ऐसे 3 कोडॉन होते हैं। कोडॉन यानी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि डीएनए से होती है, और ये अमीनो एसिड को अरेंज करने में हेल्प करता है डिफाइंड सीक्वेंस में। मतलब ये जो भी कोडिंग डीएनए की होती है यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड प्रोटीन में ऐड होते हैं, ठीक है। ये हमारे पूरे आरएनए का 3% होता है, ठीक है। 3% होता है टोटल आरएनए का। मतलब आपका जितना भी आपके बॉडी में सेल्यूलर आरएनए है उसमें से 3% आपका होता है एमआरएनए। इसके अलावा इसका मॉलिक्यूलर वेट सेवरल मिलियन तक हो सकता है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट आरएनए होता है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा अगर कोई है, सबसे ज्यादा नहीं बोला मैंने, सबसे ज्यादा तो आरएनए, उसका अमाउंट ज्यादा है लेकिन इसका साइज ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ये लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट का मतलब इसका साइज ज्यादा होता है, लार्जेस्ट, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा मिलियंस में होता है, मिलियंस में। तो आप क्या बोलते हो? इट इज 3% ऑफ सेल्यूलर आरएनए, मॉलिक्यूलर वेट मिलियंस में होता है क्योंकि लार्जेस्ट होता है ये, ठीक है। एमआरएनए मॉलिक्यूल कैरिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन, है ना। तो ये एमआरएनए जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, तो इसको सिस्ट्रॉन यानी जीन का पार्ट बोलते हैं। जीन का एक पार्ट होता है सिस्ट्रॉन, जिससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन होता है इसमें।
इसके अलावा साइज ऑफ एमआरएनए रिलेटेड टू द साइज ऑफ मैसेज इट कंटेन्स। देखो साइज किस पे डिपेंड करेगा कि अगर मैसेज छोटा है, छोटे जीन का इन्फॉर्मेशन है तो छोटा आरएनए होगा, बड़े इन्फॉर्मेशन, बड़े जीन का इन्फॉर्मेशन है तो बड़ा होगा। तो मैंने बोला ये लार्जेस्ट हो सकता है, डिपेंड करता है, हमेशा नहीं होगा। अगर साइज बहुत बड़ा है इन्फॉर्मेशन का तो लार्जेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा डीएनए स्ट्रैंड टर्मिनेट 3 प्राइम, तो ये भी 5 से 3 प्राइम पे होता है, ठीक है। फिर आरआरएनए की बात करते हैं। आरआरएनए सबसे ज्यादा होता है, इसका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, 80 से 90%, 80 to 90% होता है, ठीक है। और ये 50 to 60% पार्ट ऑफ राइबोसोम बनाता है, मतलब ये आरएनए राइबोसोम बनाता है प्रोटीन के साथ मिलकर। राइबोसोम मिलता है प्रोटीन और आरएनए से, ठीक है। तो आरआरएनए 60% होता है, प्रोटीन 40%, 40% प्रोटीन होता है और 60% आरआरएनए होता है, ठीक है। अब ये सेलुलर आरएनए का 80 to 90% होता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले कुरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने 1960 में, ठीक है। और ये जो आरएनए है ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, हमने पढ़ा है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट इज गेट कॉइल्ड एंड हेंस इन द कॉइल्ड रीजन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो ये कभी कभी अपने आप में कॉइल हो जाता है और जिस कॉइलिंग रीजन को आप देख रहे हो वहां पे अपने आप में ये बेस पेयरिंग बना देता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा यहाँ पे, आपने आरएनए के बारे में ये समझा कि आरआरएनए जो है वो 80 से 90% है टोटल आरएनए का, 50 से 60% ये राइबोसोम कंस्टिट्यूट करता है राइबोसोम बनाने में। कुरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले, और ये बेस पेयरिंग शो करता है अपने फोल्डेड रीजन। टीआरएनए भी हम देखते हैं, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आरएनए। टीआरएनए क्या है, स्मॉलेस्ट, ये आपका स्मॉलेस्ट आरएनए है, स्मॉलेस्ट। और इसको वाटर सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं क्योंकि ये पानी में सोल्यूबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड का होता है, सिर्फ 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड ओनली, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर में आप देखो तो स्ट्रक्चर में आपको 3 अलग अलग आर्म दिखेंगे। ऐसे तो 2 स्ट्रक्चर है इसके, एक क्लोवर लीफ मॉडल दिया है और एक दूसरा मॉडल दिया है क्लोवर लीफ मॉडल, और एक हेयर पिन मॉडल भी है। तो हेयर पिन मॉडल नहीं पढ़ना है हमें, क्लोवर लीफ को। क्लोवर लीफ मतलब एक लीफ जैसा मॉडल दिख रहा है। देखो एक लीफ आपने देखी होगी कभी, ऐसी लीफ देखी होगी, ऐसी एक लीफ देखी होगी आपने, है ना, इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं। ऐसा क्लोवर लीफ मॉडल है ये आरएनए का, ठीक है। तो क्लोवर लीफ मॉडल में आपको कुछ आर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। इस आर्म को आप डीएचयू आर्म बोलते हैं, ठीक है। इस आर्म को आप डी लूप यानी डीएचयू लूप बोलते हैं, इसको टी साई सी लूप बोलते हैं, और इसको एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आरएनए क्या करता है, ये एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है ना, एमआरएनए के ऊपर ऐसा सीक्वेंस लिखा है, मैंने बोला था AUG लिखा है मान लो, तो उस सीक्वेंस को पढ़ के वहां पे एंटीकोडॉन, यानी यहाँ ए है तो इस पे एंटीकोडॉन में क्या होगा, यू होगा, ए के साथ यू बाइंड होता है, ठीक है। यू है तो यहाँ पे ए बाइंड होगा, ठीक है। जी है तो यहाँ पे सी बाइंड होगा, ऐसा। तो यहाँ पे ऐसे एंटीकोडॉन होते हैं UAC। अगर यहाँ पे AUG है तो यहाँ पे UAC होंगे, ठीक है। तो एंटीकोडॉन बाइंड होते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये डीएचयू आर्म क्या करता है, ये अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे ज्वाइन करवाना है इस आरएनए पे, ठीक है। और यहाँ पे टी साई सी लूप क्या करता है, ये कौन सा राइबोसोम पे कहाँ जाके प्रोटीन सिंथेसिस करनी है उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। टीआरएनए फोल्डेड होता है अपने आप में और फोल्डेड रीजन में बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। डीएचयू आर्म क्या करता है, डीएचयू आर्म अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला कि एंटीकोडॉन आर्म क्या करता है, ये एंटीकोडॉन करता है जो कि एमआरएनए के साथ बाइंडिंग करता है, एमआरएनए के कोडॉन के साथ बाइंडिंग करता है। राइबोसोम रिकॉग्नाइजेशन कौन करता है, टी साई सी आर्म, जो टी साई सी तीसरा आर्म था, ठीक है। और सबसे ऊपर ये तीसरा अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म दिया, ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइड, तो ये दूसरा दिया है। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइड ये दूसरी होती है, ये वाली, ये साइड। इसमें CCA अमीनो ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड, CCA, ठीक है। तो CCA अमीनो एसिड ये 3 प्राइम पे होते हैं। ये 3 प्राइम वाला जो है ना, 3 प्राइम वाला, ये वाला, ये 3 प्राइम पे CCA अमीनो एसिड होते हैं। वो किसके साथ बाइंड करते हैं, अमीनो एसिड के साथ। तो यहाँ पे अमीनो एसिड आपका बाइंड होके आता है, यहाँ पे आपका अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज होता है कि कौन से अमीनो एसिड पे बाइंडिंग देनी है, कौन से अमीनो एसिड को जोड़ना है, वो DHU आप सोचता है, ठीक है। टी साई सी किसको ये समझता है, ये राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है। प्रोटीन कहाँ पे बनाना है, राइबोसोम। तो इसको समझो अब हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले डीएनए ने क्या किया, सबसे पहले डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी करी एमआरएनए पे। एमआरएनए बाहर आया, इसने राइबोसोम को रिकॉग्नाइज किया और राइबोसोम पे बाइंड हो गया कि भाई अपने को प्रोटीन बनाना है, ठीक है। फिर इसके बाद टीआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड लेके आता है। अमीनो एसिड लेके आने का काम टीआरएनए का होता है। तो अमीनो एसिड कैसे लेके आएगा, वो पहले तो अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज डीएचयू आर्म से करता है वो। दूसरा क्या करता है वो, दूसरा हम देखते हैं अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के बाद दूसरा वो क्या करता है, वो जाके राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है। राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करके राइबोसोम पे बाइंड करता है। और अमीनो एसिड कहाँ पे बाइंड होता है, अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पे बाइंड होता है। अमीनो एसिड बाइंड्स ऑन 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे बाइंड होता है अमीनो एसिड। और वहां पे हम देखते हैं कि ये पूरा और एंटीकोडॉन के साथ एमआरएनए बाइंड करता है। तो राइबोसोम पे जो एमआरएनए होता है,
ठीक है, mRNA राइबोसोम पे होता है ना, यहाँ पे राइबोसोम पे mRNA पहले ही आ चुका है, तो mRNA के साथ बाइंड करता है। तो हमने क्या देखा, डीएनए से mRNA आया, डीएनए से mRNA आया, राइबोसोम पे mRNA बाइंड है, ठीक है, इसी mRNA पे आके टीआरएनए भी बाइंड करता है, ठीक है, टीआरएनए भी बाइंड करता है, और टीआरएनए अमीनो एसिड भी लेके आता है अपने साथ। तो टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आने के लिए डीएचयू आर्म का हेल्प करता है और एक्सेप्टर आर्म का, ठीक है, राइबोसोम के साथ बाइंड करने के लिए इसका टी साइसी का, और कोडॉन के साथ बाइंड करने के लिए जो mRNA के कोडॉन होते हैं उसके साथ बाइंड करने के लिए एंटी कोडॉन, ठीक है। तो ये हम देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पे लिख के। मैंने बोला अमीनो एसिड से बाइंड करने के लिए एक्सेप्टर आर्म जो कि 3 प्राइम पर दो, ठीक है, अमीनो एसिड से बाइंड करने के लिए एक्सेप्टर आर्म, ठीक है, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। दूसरा हमने बोला अमीनो एसिड से बाइंड करने के लिए, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए डीएचयू आर्म। दूसरा हमने क्या बोला, अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के बाद एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन ये किसको रिकॉग्नाइज करता है, ये कोडॉन को जो कि mRNA पे होते हैं, कोडॉन जो कि mRNA पे होते हैं। और लास्ट में हमने देखा एंटीकोडॉन के बाद यहाँ पे एक टी साइसी आर्म है जो क्या करता है, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से टीआरएनए भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक ऑफ द टॉपिक लेसन, एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के बारे में हम जब डिस्कशन करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मेरे ख्याल से हमने आज के टॉपिक में काफी लंबा डिस्कशन कर लिया है इस लेसन पे, ठीक है। एंजाइम हम एक सेपरेट टॉपिक में डालेंगे बिकॉज एंजाइम एक काफी लंबा और काफी सही टॉपिक है, तो इसको भी एक अलग से समझना जरूरी है। तो एंजाइम के लिए मैं एक दूसरा लेक्चर दूंगा आपको स्पेसिफिकली। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको हेल्प किया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स करें, ठीक है, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मैं लाइव आके आपके डाउट्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली लाइव सेक्शन हम लेते रहेंगे अभी डाउट सॉल्विंग के लिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव सेशन में ज्वाइन होने चाहिए, ठीक है। संडे टू संडे हम लाइव सेशन अरेंज करेंगे, शायद 9 से 10 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा अभी रहेगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। खुश रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ कुछ भी है तो मुझे पूछिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऐसे ही हमारे वीडियोज़ के देखते रहिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।